Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉल्स में वोट करें नीचे वोटिंग लाइन में। अंकित, हर्ष, आलोक, संगमित्रा, मयंक, एपी, विनय एंड अदर्स डांस रीजर्स, गंगा, सोनी, राधे। एक पर्सन लोग बोल रहे हैं देख सकते हैं, तो कीबोर्ड पे कंट्रोलर या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें। क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो। मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क। क्लास में कोई भी डाउट आए, चिंता नहीं करनी है, नोट पेन से लिख दो। क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के फर्स्ट सेक्शन में है। इसको आप बुकमार्क ही करके रखो, ये जो लिंक है बाद में, तो जब भी जो डाउट आए उसमें डालते रहना। मैं बुधवार को एक साथ सारे डाउट जितने आते हैं उसका जवाब अपलोड कर देता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। देखिए, क्योंकि पहला लेक्चर है, तो ये तो मैंने आपको पता है, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें और डिसेबल करें। इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट की तकलीफ आ जाए, चिंता मत करो, बाद में आप रिकॉर्डेड बार-बार देख सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं कि टैबलेट में 3 बार ही देख सकते हैं, यू कैन वॉच इट मेनी टाइम्स। हो सकता है किसी दिन मेरा इंटरनेट या लाइट चला जाए, तो बाद में उसका फिर से क्लास करके हम उसे खत्म करते हैं। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। अपना जो शेड्यूल रहेगा, गुरु, शुक्र, शनि, रवि रात को 9 बजे क्लास होगी। कुछ-कुछ ऐसे रविवार आएँगे कि सुबह भी क्लास रखूँगा मैं, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। और फिर अगले वीक बुधवार को उसकी टेस्ट होती है, और उसी बुधवार को मैं जितने डाउट आए होते हैं वीक के एक साथ निपटा देता हूँ। ये अपना सिस्टम है, आप सबको वेलकम है। अब आज के लेक्चर में आप कुछ पढ़ाई करेंगे, अपन पढ़ाई 1 घंटे बाद करेंगे, उससे पहले बहुत सारी जनरल चीज़ें हमें समझ लेनी है। पहले तो अनअकैडमी का ये मॉडल क्या है? क्योंकि कुछ लोगों को काफ़ी ओवरवेलमिंग लगेगा, पूरा दिन क्लास चलते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है। तो डोंट वरी, वो कैसे उसको ऑप्टिमल यूटिलाइज़ करना है, वो मैं आपको बात बताऊँगा। दूसरा, ये जो तुम्हारा इकोनॉमी का कोर्स अभी आया, तो इसमें बैठना है, बाद में कभी कोर्स है उसमें बैठना है। मैं तो 2026-27 को टारगेट कर रहा हूँ, 2025 को टारगेट कर रहा हूँ, उसके भी मैं एक-एक करके जवाब दूँगा, डोंट वरी। इकोनॉमी की मतलब क्या पढ़ेंगे, उसका सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेंगे। डाउट रेज़ोल्यूशन एमसीक्यू सिस्टम क्या है? पावरपॉइंट अलग है, हैंडआउट अलग है। अभी तुम्हारी इकोनॉमी के ये जो नोट्स हैं, उसकी प्रिंटेड बुक आ रही है, कहाँ आ रही है, हमें कैसे मिलेगी, वो सारी सिस्टम हम बाद में समझेंगे। और सप्लीमेंट्री रीडिंग के रूप में और कोई किताब खरीदनी है, पढ़नी है, क्या करना है। एंड लास्टली ये जो खत्म होगी बात 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे में, उसके बाद हम इकोनॉमी की असल पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए, ये सब तो एक ही बात हुई। कुछ लोग को तो यही डाउट होगा कि यूपीएससी का फॉर्म भरने में ही डाउट है, मतलब ये तो बाद की बात है, पहले फॉर्म भरने में ही डाउट है। मेरी संवेदनाएँ आपके साथ है, मुझे खुद भी नहीं पता कैसे भरना है अब तो, क्योंकि बहुत विचित्र कर दिया है। इसलिए जो सब उसके एक्सपर्ट हैं उनको बिठाया हमने, ये वाले लिंक पे जाना bit.ly/NOTCVL25, उसमें एक फॉर्म है, उसमें सब छाप देना, वो आपको जवाब देंगे। तो ये एक्सपर्ट लोगों का पे के ऊपर छोड़ दिया। हमारे ज़माने में जीवन आसान था, ₹100 का फॉर्म पोस्ट ऑफिस से खरीदो, 2-3 पेज भर के दे दो, इतनी मगजमारी नहीं थी जो अभी है। तो मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैं बहुत उसपे जवाब दे नहीं पाता, पर ये वाले लिंक पे जाके आप पूछ लेना। जीवन का आपने एक उत्तम निर्णय लिया है अनअकैडमी जॉइन करके, क्योंकि ये यूट्यूब से पढ़ाई हो नहीं सकती। यहाँ पर स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई होती है, और स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि फीस ली है। टीचर को रेगुलर सैलरी मिलती है, तो ये मैं यूट्यूब पर ये वीडियो बनाऊँ, वो वीडियो बनाऊँ, वो सबकी मगजमारी से मुक्त पढ़ाई लिखाई हो सकती है। जो टीचर भी रखें, उनका अपना नाम है, तो ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाए निकल जाएँगे तो बाद में बहुत उनकी बदनामी भी हो सकती है, तो वो डर से भी उनको ठीक से पढ़ाना पड़ता है, वो उनकी अपनी भी मजबूरी रहती है। तो सिलेबस ढंग से पढ़ाया जाता है। देखिए, यूट्यूब पर सब मीठी-मीठी बात बोलने वाले होंगे। जब इधर हम पढ़ने बैठे तो मुझे सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखता है, वो क्या? अब तक हम निकालें, तो रैंक 2 तक लोग खुल के बोल चुके हैं कि हमने मृणाल से पढ़ा था, हमने मृणाल के कोर्स देखे थे। रैंक 1 ने अब तक नहीं बोला। हो सकता है उन्होंने देखा होगा, पर वो बोलते नहीं है। वो भी अच्छी बात है, उस बहाने मुझे मोटिवेशन रहता है कि किसी दिन मेरा रैंक 1 आएगा, मतलब मेरे स्टूडेंट का रैंक 1 आएगा। तो मेरा एक ही इधर कोर्स में मोटिव रहता है कि रैंक 1 कोई आना चाहिए। बाकी सब सिलेक्ट तो हो, पर व्हाट इज़ योर टारगेट, तो मैं टारगेट ऊपर में रखता हूँ। इसलिए सब कड़वी बातें चलेगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें चलेगी, तो मुझे अपना दुश्मन या ऐसा ना समझिए, एंटी रोडिस टाइप का चलन हो, वो हम हार्डकोर पढ़ाई करें। नाउ देखिए, एग्जाम स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, प्रीलिम मेंस इंटरव्यू होता है, करंट अफेयर्स क्या मैनेज करें, ये वो मैं ऑलरेडी बातें कर चुका हूँ। मेरी प्रोफाइल पे जाना, मोनाल पटेल, मेरी क्लासेस उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर 2025-24 6 महीने पहले बताई थी, वो देख लेना। आपके तुमने 6 महीने पहले बताई थी, उसमें नया क्या, नया कुछ नहीं है। जब तक नया एग्जाम पेपर नहीं आए, 2025 का प्रीलिम पेपर देखो, तो मैं नया बोल सकता हूँ कि अच्छा ये किताब नहीं, वो किताब देखनी चाहिए। जब तक वो नहीं होता, तो पुराने पेपर के हिसाब से स्ट्रेटजी रहेगी, तो वो तो शाश्वत है, तो वो देख लेना, जिनको कुछ नहीं पता। कुछ लोग होंगे कि हमने पुराना पेपर दिया था, उसमें मान लो 60 हो रहे हैं और हमको 90 लाने थे, तो 30 मार्क का पॉलिश कहाँ से लाए, क्या और एक्स्ट्रा पढ़ना है, उसकी भी बात मैं कर चुका हूँ। आगे मेरी प्रोफाइल पे जाना, फ्री क्लासेस, और उसमें विन 25 उसका जो पहला लेक्चर हुआ 6 दिन पहले, उसमें आखिरी 10 मिनट के अंदर वो सब चर्चा की है, वो देख लेना। अभी वो करने बैठेंगे तो जो हमें बाकी चीज़ करनी है वो रह जाएगी। सो दैट इज़ डन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द अनअकैडमी मॉडल, क्योंकि कुछ लोग को उसी में वो दे फील वेरी ओवरवेल्म्ड कि दिन में 3-4 क्लास होते हैं, पता ही नहीं होता, मैनेज नहीं हो पाता, क्या करना है। तो लेट मी सिम्प्लीफाई एंड ब्रेक इट डाउन फॉर यू। आप होटल में जाते हैं, अच्छे होटल में जाते हैं, तो रिसेप्शन पे वो आपको वेलकम ड्रिंक देंगे। होटल के रूम में ये सब टूथपेस्ट, साबुन सब रखा होता है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें यूज़ करनी है। ऐसा जबरदस्ती नहीं कि उसने वेलकम ड्रिंक दिया तो पीना ही है, आपको प्यास लगी, पियो, नहीं पीना मत पियो। ऐसा जबरदस्ती नहीं कि वो साबुन यूज़ करना ही है। मुझे वो होटल के साबुन में मज़ा नहीं आता, मैं घर से हमेशा डेटॉल साबुन लेके जाता हूँ, तभी फील मिलती है कि भाई मैंने नहाया है। पर आप समझो, होटल ने तो सब देना पड़ेगा ना, तो नहीं देगा तो भी नेगेटिव रिव्यूज़ क्या आ जाएँगे। सिमिलरली जो, क्योंकि समझो होटल में ऐसे भी तो लोग आते होंगे जो अपना टूथपेस्ट या साबुन लेके नहीं आए हैं। सिमिलरली अनअकैडमी कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, जब वो खोल के बोल बैठे हैं संस्था, तो उन्हें सब कुछ आपको परोसना पड़ता है। आपको जबरदस्ती डे 1 से सब कुछ खाना या यूज़ करना ज़रूरी नहीं, आप धीरे-धीरे अपने हिसाब से यूज़ करिए चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स के क्लास होते हैं। अब जिसने समझो थोड़ा पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन समझा है, तो फिर वो उसको एन्जॉय कर सकता है, एप्रिशिएट कर सकता है, एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। जिसने जीरो से कुछ भी नहीं किया, अब वो उसमें लग जाए और फिर कहे अब तो 5 क्लास हो रहा है, मुझसे तो नहीं हो रहा है, तो भाई पहले आप खाली में थोड़ा ही लो, फिर धीरे-धीरे और चीज़ आप ग्रहण करना शुरू करो। तो ये एक सिद्धांत है। अब कि भाई डेली बहुत क्लास होते हैं, कुछ समझ नहीं आता, कॉलेज और ऑफिस चलते हैं मेरे तो। सिंपल, अनअकैडमी की ऐप या डेस्कटॉप पे आप जाना, प्लानर वाला जो टैब होता है, उसमें आपको दिखेंगे कब कितने बजे किसकी क्लास है। अब ये नेटफ्लिक्स जैसा है, समझो इसमें किसी और को आप ऐड करो या किसी को रिमूव कर दो, तो कोई पैसा कटना नहीं है, सब्सक्रिप्शन आपका हो गया। इट इज़ जस्ट लाइक एडिंग शोज़ इन द वॉच लिस्ट। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, आप वॉच लिस्ट में कोई शो ऐड करोगे, मैं बाद में देखूँगा, फिर उसको रिमूव करोगे, तो उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा कटता नहीं है। तो प्लानर इज़ जस्ट लाइक वॉच लिस्ट, आप उसमें कुछ रिमूव करवाने एनरोल करो, तो उससे आपका कोई पैसा कटता नहीं है या ऐड नहीं होता है। अब जैसे कि मेरा ये इकोनॉमी कोर्स चल रहा है, हो सकता है कोई सोचे अच्छा मैं तो 2026 में मेरा टारगेट है और अभी मेरे कॉलेज की एग्जाम है, तो इसके बाद आपका अगस्त में कोर्स आएगा, मैं वो देख लूँगा। अभी कुछ और चीज़ मैं देख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप ये चीज़ को क्लिक करो, मतलब मेरे फोटो या प्रोफाइल को, और फिर वो कोर्स पेज मिले, वहाँ पर 3 डॉट होंगे, उसमें अनएनरोल कर दो। तो ये आपको रोज़ उसका नोटिफिकेशन और एसएमएस और पिन नहीं मारेगा। अगस्त में आना तब उसको एनरोल कर लेना। तो सब्सक्रिप्शन जब तक एक्टिव है, ये चीज़ चलती रहती है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बैच वर्सेस कोर्स। आपको दोनों चीज़ मिली है, वो दिखता अलग-अलग तरीके से। और ऐसा क्यों बना है, इसके पीछे गजब फिलॉसफी है। मान लीजिए आप दिल्ली में कोई बड़े इंस्टीट्यूट में जाए, 6000 बच्चे, और 200-200 बच्चों की उन्होंने बैच की, तो 30 बैच हुई। अब कोई भी टीचर साल में कितनी 4-5 बैच कर सकता है।
तो वो क्या करेंगे कि 5 जो स्टार बैच कर देंगे और वहाँ उनके बेस्ट टीचर वो 5 बैच में ही पढ़ाएंगे, तो बाकी 25 बैचेज़ है उनको वो एक्सेस मिलेगी नहीं, उधर जो उनके जूनियर टीचर है वो पढ़ाएंगे। अनअकैडमी ने इसको क्रैक कैसे किया कि टॉप टीचर्स ही पढ़ाएं और जिसको देखना है वो देखता रहे। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे ये लोग कहेंगे कोर्स, सुदर्शन सर पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, उसे हम कहेंगे कोर्स। तो मैंने अपना तय किया कि मैं गुरु शुक्र शनि रवि रात को 9 बजे क्लास लूँगा, तो समझो ये मेरी प्लेलिस्ट चल रही है लाइव क्लास की। सुदर्शन सर वो अपने हिसाब से मान लीजिए 7 बजे क्लास में, तो उनकी एक सीरीज चल रही है। फिर ये जो उसका एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, इन्हें कंबाइन करेगा और फिर आपको दिखेगी कि एक बैच है कि जिसमें 7 बजे सुदर्शन सर की क्लास होती है, 9 बजे मृणाल की क्लास होती है, सुबह 8 बजे प्रतीक सर की क्लास होती है वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से सिस्टम चलता है। तो समझो ये एक प्रकार से लाइव प्लेलिस्ट का एग्रीगेशन है। अब आपको प्रश्न हो तो भाई हमारी कैपेसिटी इतने में हो जाती है, हम इतना सब नहीं देख पाते, क्या किया जाए? वो डिपेंड करता है, आप फ्रेशर हैं, सीनियर प्लेयर है, ऑलरेडी कितना पढ़ चुके हैं, कितने सब्जेक्ट आपके खत्म हो गए, कॉलेज का क्या टाइम होता है, जॉब का क्या टाइम होता है, कौन सा लाइव देखना है, कौन सा रिकॉर्डेड देखना है, कौन सा वीकेंड में देखना है, आपके पास पूरा कंट्रोल है, उस हिसाब से आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं अपनी बात करूँ, इकोनॉमी के नाम पे 3 चीज़ चलती है जिसमें 2 फ्री और 1 माफिया 2 पेड है और 1 फ्री। फरवरी में प्रीलिम का कोर्स, ये खत्म होगा, फिर अगस्त के अंदर फिर से आएगा, साइकिल चलती है फरवरी अगस्त। मेंस का कोर्स जून में आएगा, वो खत्म होगा, फिर अक्टूबर में आएगा, फिर वापस जून, तो साइकिल, तो मतलब साल में समझो 4 बार वो चीज़ होती है। पुराने स्टूडेंट्स को वापस वापस वो देखना नहीं पड़े, खरीदना नहीं पड़े, इसलिए मेरी चलती है फ्री सीरीज। उसे मैं कहूँ विन सीरीज, जैसे विन 24, 25 ऐसा हर साल एक फ्री सीरीज चलती है, वो फरवरी में चलती है। तो कुल मिला के इतना ही है और कुछ इसमें ज़्यादा लोड है नहीं। और उसी प्रकार सभी टीचर्स का चलते रहता है, तो वो प्लेलिस्ट एग्रीगेट होती है। तो समझिए ये बैच या प्लेलिस्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि मैं क्या करूं, तो फिर उनको बैच में प्लानर में रोज दिखता है कि ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है। तो इट इज लाइक गुजराती थाली, गुजराती डाइनिंग हॉल में जाकर आपको डिसाइड कुछ नहीं करना, बैठो वो परोसता जाएगा, आप खाते जाओ। और दूसरा होता है जो होटल में बुफे होता है, रिसेप्शन में अला कार्ट, आपकी इच्छा इतना ये लो, ये भी सिस्टम है। दोनों सिस्टम आपके लिए अनलॉक हो गए, वो आप थोड़ा अपनी इधर-उधर घूमो, आपको पता चल जाएगा। तो प्लानर इज लाइक वॉच लिस्ट, उसमें कुछ रिमूव किया, ऐड किया तो उसका पैसा कटता नहीं, आपका पैसा ऑलरेडी फीस जमा हो चुकी है। जैसे unacademy.com/jmal.org में आप जाएंगे, आपको अलग-अलग बैचेस, कोर्सेज, क्लास वगैरह दिखेंगे, आप अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा इधर-उधर ट्रायल करो, मिल जाएगा। अब इसमें कुछ बार मिक्स एंड मैच करने की इच्छा हो जाए कि देखिए इकोनॉमी मुझे आपसे पढ़ना है, लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट किसी और टीचर से पढ़ना है और वो आपके बैच में दिख नहीं रहे हैं, तो भी चिंता नहीं करनी है। समझो बैच मतलब उसका अलग फी नहीं, आप चेरी पिक करो और उसको ऐड कर दो, वो प्रोफाइल में जाके वॉच लिस्ट में ऐड करने वाली बात है। तो प्रश्न होगा अच्छा तो एक्स सब्जेक्ट के वाई मीडियम में कौन सी टीचर, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल। तो ये लिंक है, ये स्लाइड नंबर है 26, इसके अंदर ये वाले लिंक पे जाओगे, जीएस टीचर की लिस्ट मिलती है, ये वाले लिंक पे जाओ, ऑप्शनल टीचर की लिस्ट मिलती है। अब प्रश्न वो सब ठीक है भाई, पर इतने सारे सब्जेक्ट हैं और ये तो चलिए रैपर में जो भी मैं कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, मैं सब एक साथ नहीं देख सकता, मुझे धीरे-धीरे क्या 1-2 चीज़ थाली में खाना शुरू करूँ। तो उसके लिए देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, हम ये मान के चलें प्रीलिम उसके अंदर पेपर है जीएस, उसके अंदर होते हैं 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 मार्क होते हैं, 200 मार्क का पेपर है। अब हम मान के चलें कि जनरल कैटेगरी नॉन ईडब्ल्यूएस को 90 मार्क का कट ऑफ है, के आसपास है। तो इसका मतलब क्या 45 क्वेश्चन मिनिमम करेक्ट होने चाहिए। ऑफ उससे तो ज़्यादा ही करने पड़ेंगे, कुछ नेगेटिव में भी चला जाए, मिनिमम 45 करो टाइम्स 2 तो कितने 90 हुए। अगर ऐसी सिचुएशन है, तो फिर हमारे ऊपर तो प्रश्न ये आता है कि भाई तुम ये बताओ 45 क्वेश्चन को कैसे कैप्चर किया जाए विद सम सर्टेनिटी, सम प्रोबेबिलिटी। पिछले कुछ वर्षों का अगर हम ब्रेकअप देखें, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कुल मिला के 30 सवाल है, हालांकि सारे सॉल्व नहीं हो सकते, उसमें अपनी मेहनत के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो 12-15 कुछ सवाल हो गए। पॉलिटी करीब 16 सवाल, उसके अंदर 13 ऐसे हैं जो लक्ष्मीकांत से आए, बाकी 3 बाहर से आए। अगेन डिपेंड करता है क्या रट के गए कैसे, मान लो 10-12 कर लिए। इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम 18 क्वेश्चन के आसपास कुछ चलते रहे, उसमें भी मेहनत के हिसाब से 10-12 सवाल हो जाए तो बहुत है। अगर तुम पढ़ाते हो तुम इतना लो बॉलिंग क्यों कर रहे हो, तो रियल एग्जाम के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज पूछी होती है जो हमें कल्पना नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ी हो याद नहीं आती हो, तो बहुत हवाबाजी करता नहीं, 10-12 हो गए तो भगवान मालिक है। तो इफ यू डू दिस मच फ्रॉम दिस 3 सब्जेक्ट अराउंड 40 क्वेश्चन अपने हो गए। और मैंने क्या बोला अराउंड 45 तो चाहिए होंगे, तो 5 क्वेश्चन अभी और खींचने, वो खींचने के लिए फिर हिस्ट्री में समझो मान लो कि 15 सवाल है, 5 एक तो हो जाए ऐसा, इतना तो एनसीईआरटी और जो एलिमिनेशन वगैरह से कुछ खींच लो, साइंस में कुछ ले लिया, स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह क्या वो भगवान मालिक वाली बात है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे एडवांस चीजें पूछते हैं, हिट एंड मिस होता है सब। आपको रियल लाइफ में इससे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये एक फिलॉसफी हो सकती है। अब ये फिलॉसफी के हिसाब से तो सब्जी रोटी दाल चावल क्या होगा अपना, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोनॉमी पॉलिटी, पॉलिटी के साथ पढ़ लिया थोड़ा यार, हालांकि आईआर में भी अब वो उनकी इच्छा के हिसाब से कुछ चीज पूछ ले, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से कोई कुछ बोल नहीं सकता। हिस्ट्री आर्ट कल्चर है, ओके इसमें कुछ अपना लग जाए, एनसीईआरटी कितना रट के गए तो साइंस है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मिसाइल, ये सब। तो दिस इज वन वे टू लुक एट थिंग्स कि सब्जेक्ट वाइज मेरी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। आपके उसमें भी थियरी का कितना, करंट का कितना, तो प्रायोरिटी के हिसाब से मतलब स्पान के हिसाब से आई वुड फर्स्ट की प्रायोरिटी की थियरी रट ली जाए, फिर कुछ कंटेम्पररी इशू जैसे 370 है, बिटकॉइन है, जो सालों साल से चल रहे हैं, फिर अगर अपनी शक्ति बची, दिमाग बचे, तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स किया जाए। बनाने को देखो इसमें से 12 सवाल आए थे पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में, बना पाएंगे ज्यादातर वो ऐसे सवाल होते हैं कि उसको याद रखना, सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब इसके अंदर भी देखिए करंट अफेयर्स की वो छाती नहीं पीटनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े टीचर से पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर से पढ़े तो ज्यादातर तो वो कवर कर ही लेते हैं अपने कोर्स के अंदर, बाकी प्री सीरीज वगैरह के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा कोई अलग से लोड नहीं होता है। तो दिस इज माय एडवाइस। इसलिए देखिए जो लोग इसमें भी अब मतलब क्या किताब या क्या सब्जेक्ट है, क्या करना है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत का लेक्चर जो चले, इंडियन एक्सप्रेस की एक एक्सप्लेन सीरीज आती है, उसमें लॉ एंड जस्टिस का जो है वो देखते रहो, भारत सरकार की इंडिया बुक की समरी आती है, मतलब अनअकैडमी ने बनाया, नेट पे सर्च करो अनअकैडमी यूपीएससी डाउनलोड, पहले लिंक पे मिल जाएगा, उधर से थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, तो दिस इज मिनिमम, मतलब इसके ऊपर भी करनी है तो मिनिमम मैंने बात की। इकोनॉमी, इकोनॉमी मेरा हैंडआउट एग्जॉस्टिव है, उतना कर लिया तो आपका सारा टाइम खत्म हो जाना है। आपको विन 25 वगैरह नहीं देखना, क्योंकि आपने लेटेस्ट आईफोन लिया तो पुरानी अपडेट आपको देखने नहीं है। ज्योग्राफी सुदर्शन सर की जो पावर पॉइंट हैंडआउट क्लास 11 12 मतलब जो भी एनसीईआरटी आती है, फिजिकल इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह, वो जो पता है सर उस हिसाब से खत्म करो। हिस्ट्री, हिस्ट्री में अगेन क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, वो जो भी करीब 3 एनसीईआरटी है, एंशिएंट मिडिवल और फ्रीडम स्ट्रगल, एंशिएंट मिडिवल वाली थोड़ी रट ली जाए, जो भी टीचर से आप पढ़े उनके जो पावर पॉइंट, क्योंकि पावर पॉइंट उन्होंने सारा सब जमा करके बना दिया होता है, तो और बच्ची किताब देखनी नहीं पड़े, दैट इज मतलब ह्यूमनली पॉसिबल, मानवीय रूप से इतना संभव है, फिर करने जाओ तो और भी जारी किताबें तो बहुत है। टीसेट 2 टीचर्स हैं अपने पास, मधुकर सर, ऋषि सर, आपको जो अच्छे लगे, जिनसे आपको मजा आए, समझ आए, आप देख लो, आप ऐप पे सर्च करना, नाम आपको मिल जाएगा सब। तो सब्जी रोटी दाल चावल ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं अनअकैडमी पे, बट दैट इज बिकॉज़ इट इज लाइक अ 5 स्टार वाली होटल है, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से देखे, सपोज फॉर एग्जांपल डेली करंट अफेयर्स, तो जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के बैठा है उसको खुद अपने को अपडेट करना, तो ऐसा कुछ देगा, फिर ऐसे भी सीरीज चलेंगे कि देखो सॉल्विंग पीवाईक्यूज या एक्स वाई जेड थीमेटिक डिस्कशन, तो वो कोई सीनियर प्लेयर है उसको वो देखना है, तो हर एक को अपने हिसाब से चीजें देखिए, इफ यू फील ओवरवेल्म्ड, आपको लगे भाई बहुत सब हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको आसान सरल रास्ता बताया है। तो वन थिंग इज डन नाउ
2026 जो टारगेट कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, बाकी का ज़्यादातर जीएस फरवरी 2026 तक खत्म हो जाना चाहिए। फिर जो मार्च अप्रैल में होगा 2026 का उसमें रिवीजन, मॉक सीसेट ये सब होना चाहिए। 25 दिन में पैसा डबल नहीं हो सकता एकदम जल्दी से, मतलब ये 3 महीने के अंदर सब कुछ पढ़ के खत्म करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, पर थाली में बहुत सारा खाना मत रखो, अदरवाइज यू विल फील ओवरवेल्म्ड। तो आप ये रखो भाई कि ठीक है, सुबह 10 से 12 एक बड़ा सब्जेक्ट किया, 1 से 3 दूसरा बड़ा सब्जेक्ट किया, शाम को 4 से 6 बजे ऑप्शनल देख लिया, फिर वापस कुछ एक छोटा सब्जेक्ट, मतलब डिपेंड करता है आपकी क्या बाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कॉलेज की, जॉब की, घर की, कुछ टाइम निकालो। स्कूल जैसा टाइम टेबल मत बनाओ कि 1 घंटा ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, ऐसे 7 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जीएस के 2 बड़े सब्जेक्ट, एक छोटा सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल, ऐसा कुछ अपने हिसाब से आप पकड़िए। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझसे टाइम नहीं निकलता है, तो रिकॉर्डेड देख लो, जो चीज़ पढ़ के समझ आ जाती है उसका वीडियो मत देखो, वीकेंड पे ज़्यादा देखो, वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। अब बात आती है डाउट रेजोल्यूशन, कि हमें कुछ ना कुछ डाउट है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। डाउट के 3 तरीके हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर मेरी ये सिस्टम है, ये जो गूगल फॉर्म चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, उधर मैं वीकली बेसिस पर जितने आते हैं वो बुधवार को एक साथ उसके जवाब अपलोड करता हूँ, और मैं खुद करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई स्टाफ वाला लगा के रखा है वो मेरे वती जवाब देता नहीं, मैं खुद ही उसके जवाब करता हूँ। इसलिए ताकि मुझे पता रहे कि आपका लेवल क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब 10 साल पहले जो बच्चे आते थे उनकी अलग स्तर थी, आप जो आते हैं आपकी अलग स्तर, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो भी अलग स्तर की हो गई हैं। फॉर एग्जांपल 10 साल पहले कोई आते तो मुझे ये प्रश्न नहीं पूछते अब कि मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है और फिर मेरी जो XYZ सिचुएशन, अब मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, राइट? दिस न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम, मैं भी समझ रहा हूँ कि अच्छा ये दुनिया बदल रही है, तो इसलिए मैं खुद से वो सॉल्व करता हूँ। 5 सितंबर पिछले साल से कुछ गिनना शुरू किया, करीब 4500 क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किया, तो नीड नॉट वरी, निश्चिंत रहिए, मैं जवाब दूंगा, पर बुधवार की अपनी साइकिल चलती। दूसरा, इकोनॉमी या हिस्ट्री में कोई डाउट है तो मेरा टीचिंग असिस्टेंट है मुस्तफा अली, देखिए मुस्तफा, मतलब वो आप सर्च करना ऐप में या पोर्टल पे, मुस्तफा अली की प्रोफाइल पे जाओ, उसकी रोज वो दोपहर को कभी क्लास होती है, लाइव क्लास, तो उसको भी आप जो पूछना है पूछ सकते हैं, खासकर उसकी स्पेशलिटी इकोनॉमी और दूसरा हिस्ट्री, तो कोई डाउट है वहाँ पर भी आप जाके उसको लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तीसरा, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है उनको मेंटर्स भी दिए जाते हैं, मतलब आप उसको ऐप में से फोन कॉल बुक करो और आप बात कर सकते हैं, तो दैट इज थर्ड ऑप्शन फॉर आइकॉनिक। बाकी जो प्लस लर्नर उनके लिए ये 2 ऑप्शन है, और आइकॉनिक भी इधर तो पूछ ही सकते हैं, आइकॉनिक के लिए तीनों चीजें उपलब्ध है। तो हिस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के जो भी सवाल आपको, और हम तो पढ़ ही रहे, लेकिन फिर भी कुछ मुझे बेसिक चीज भी नहीं समझ आई, तो हैंड होल्डिंग के साथ भी आपको पढ़ाने के लिए मुस्तफा अली है। प्रश्न, तुम लाइव क्लास में ये डाउट क्यों नहीं लेते, इतने क्यों हवा में तुम उड़ते हो? देखिए ऐसा है नहीं, मैंने आपको बताया 4500 ज्यादा साल मैंने सॉल्व किए, पर डाउट के लिए सिस्टम अलग है। इसका कारण क्या, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक मेंटल जोन होता है। अब समझो कि हम पढ़ने बैठे हैं कोई चीज, टैक्सेशन 0 मिनट से शुरू हुआ, अब मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं, इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं, 120 मिनट तक पढ़ाई चल रही है। अब इसमें होगा क्या, कुछ लोग 5 मिनट बाद आएंगे, फिर वो प्रश्न, कैन आई सिट इन दिस कोर्स, फिर 10 मिनट बाद कोई दूसरा आएगा, क्या मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो की ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, 17वें मिनट पे कोई डाउट मारेगा, मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूं, मैं क्या करूं, 19वें मिनट पे इनकम टैक्स में कोई फालतू का पीएचडी प्रश्न लेके आएगा, 29 मिनट पे मुझे अब तक कुछ समझ ही नहीं आया। तो ये सबको मैं एड्रेस करता रहा, तो समझो यूट्यूब पे तकलीफ क्या थी यार, 5-10 मिनट पे ऐड चल जाता था, इधर तो स्मूथली सिर्फ पढ़ाई चलनी चाहिए, पर इसमें ये सारे अननेसेसरी ब्रेक, इन सबको मैं जवाब देता हूं, पर मैं कैसे देता हूं, गूगल फॉर्म से जो प्रश्न है बुधवार को एक साथ जवाब देता हूं, ताकि जो सीरियस लर्नर सिर्फ पढ़ने आया है वो सब इससे डिस्टर्ब ना हो। दूसरा, मान लीजिए जो रिकॉर्डेड बाद में देख रहा है उसको रिवीजन में अवेलेबल चलता रहे। अब समझिए कोई क्लास के अंदर 15-20 स्टूडेंट हो तो फिर वन ऑन वन सब चर्चा होती रहती है, इधर शुरू में 4-5 हजार लाइव लर्नर होंगे, कोर्स खत्म होना है तब 400-500 लाइव लर्नर बचेंगे, तो उन सबके बीच ये सब मुश्किल हो जाता है, इसलिए लाइव क्लास में सिर्फ पढ़ाई चलती है। बट नीड नॉट वरी, गूगल फॉर्म में बुधवार को सब मैं एक साथ निपटा देता हूं। चैट बॉक्स से डेकोरम में आप सबको एक रिक्वेस्ट है, डोंट बी अ बुलियन स्टॉकर। ऐसा सिर्फ 2 बार ही हुआ, जब पहली बार लॉन्च किया था, वो क्या 2019-20 में, जब ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी में, तब एक आदमी को बैन करना पड़ा, और अभी जो आखिरी बैच खत्म हुई पीसीबी 12 उसमें यूजर को बैन करना पड़ा। वो क्या करे कि अननेसेसरी बाकी सबको बुली करे, मान लो इधर कोई क्विज नहीं चाहिए एबीसीडी, कोई गलत टिक करे, ये इसको तेरा तो हो नहीं सकता, तू किधर आया वगैरह वगैरह, कोई लड़की को अननेसेसरी कमेंट पास करना शुरू कर दे, ये सब मत करो। ये यूट्यूब नहीं है कि अकाउंट बैन हो गया तो नया फेक आईडी से आ जाएगा, आपकी फीस चली जाएगी, फिर से फीस भरनी पड़ेगी पेड कोर्स अनलॉक करने के लिए, तो प्लीज डोंट डू दैट। ऐसा 2 ही बार हुआ, एक बार 2019-20 में हुआ और एक इधर हुआ। तो अनअकैडमी का मॉडल मैंने आपको बताया। अब दूसरा प्रश्न कि मैं ये कोर्स में बैठूं या अगला अगस्त में आएगा उसमें बैठूं, फिर इकोनॉमी का ओवरव्यू, फिर पावरपॉइंट हैंडआउट, ये तुम्हारी प्रिंटेड बुक आ रही है कब कैसे कहां से मिलेगी और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, और फिर हम इकोनॉमी पढ़ना शुरू करें। हाँ, तो अब यक्ष प्रश्न है कि मैं बैठूं या फिर नेक्स्ट कोर्स के लिए वेट करूं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये फरवरी में कोर्स चालू हुआ, मई महीने तक चलेगा, प्रीलिम का कोर्स वो खत्म हुआ, फिर अगस्त में फिर से आएगा। मेंस का कोर्स वो जून महीने में शुरू होगा और वो खत्म होगा, फिर अक्टूबर में फिर से आएगा, और फिर अपडेट चलते रहेंगे हर साल 25-26 वगैरह वगैरह। जो प्रीलिम का कोर्स है उसमें थियरी एनसीईआरटी से लेकर सारी फाउंडेशन खत्म, कंटेम्पररी इशू जो भी 2-5-10-15 साल से चल रहे हैं, जीएसटी बिटकॉइन वगैरह वो खत्म, करंट अफेयर्स खत्म, बजट खत्म, इकोनॉमिक सर्वे खत्म, गवर्नमेंट स्कीम खत्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म, तो खुद से और कुछ आपको करने की ज्यादा जरूरत रहती है नहीं। तो दैट इज एडजस्ट। अब प्रश्न ये होता है, पर मैं बैठूंगी नहीं, और उसकी अलग अलग चीज की, मैं तो ये आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, कोई कहे मैं फ्रेशर हूँ, कोई कहे मैं 2026 को टारगेट कर रहा हूँ, कोई कहे मैं 2027 को टारगेट कर रहा हूँ, तो सबके लिए मेरे अलग अलग जवाब है जो मैं अभी आपको 5 मिनट में निपटाता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पहले कोर्स देख चुके हैं, उनको मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि आपने क्या तमीज से कोर्स कंप्लीट किया था कि नहीं। तमीज से कोर्स कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि हमने ज्यादातर लेक्चर्स देखे थे। आपकी जो वीकली टेस्ट बुधवार को होती थी जिसमें कुल मिला के 1500 जितने क्वेश्चन हुए उसमें हमारा डिसेंट स्कोर आता था। अगर ये है देन यू डोंट हैव टू सिट अगेन, फिर नहीं बैठना है। जो फ्री सीरीज चली है विन 25 उसमें बजट इकोनॉमिक्स ये वो अपडेट आते हैं, उतना देखो, इधर वापस मत बैठो, बाकी सब तैयार करो, तो दिस इज डन। अब कोई कहने नहीं हमने तमीज से कोर्स कंप्लीट नहीं किया, राजा मोड में थे, थोड़े पिलर कंप्लीट किए फिर छोड़ दिया, या जेन्युइन केस में कि बीमार हो गया था, घर में किसी की प्रॉब्लम हो गई थी नहीं देख पाए, तो फिर आप बैठो, अदरवाइज फ्री अपडेट्स देखो। अब जो प्रेशर है कि जो पहले कभी मुझसे नहीं पढ़े और फर्स्ट टाइम आए हैं और 2025 प्रीलिम देने की उनको इच्छा है, तो बैठो कि नहीं। तो उन्हें मेरा ये प्रश्न है, आपको कितना जल्दी इकोनॉमी खत्म करना है, हाउ मच हरी डू यू हैव। कुछ क्या बहुत जल्दी अभी पढ़ने निकलना है, बहुत जल्दी है, तो फिर मेरा जो पुराना कोर्स कंप्लीट हुआ पीसीबी 12 मतलब वो 15 अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक चला, वो रिकॉर्डेड देख लो, और उसके ऊपर प्री जॉब डेट्स चल रहे हैं विन 25 मेरी प्रोफाइल से, वो देख लो। आपका अनवेल जल्दी निकलना है तो खत्म हो गया। इन सिचुएशन जब उसको लगे नहीं मुझे आखिर तक नहीं, मुझे अभी खत्म करना है ताकि मेरा ज्यादा रिवीजन हो सके, एक्सवाइजेड जो उसकी रिक्वायरमेंट है, देन दैट इज वन ऑप्शन। लेकिन वो कहने सुकून से पढ़ना है, गुरु शुक्र शनि रवि क्लास होती है, बुधवार को टेस्ट होती है, मैं आराम से पढ़ना चाहता हूं, तो फिर पढ़ो इधर। ये जो कोर्स अभी मैं आपके सामने लाइव हूं, उस केस में ये विन 25 वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये लेटेस्ट आईफोन है, आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं करनी। तो 2025 का खेल खत्म। अब आएंगे 2026 के विद्यार्थी, उनको मेरा सिंपल प्रश्न है, आपका सब्सक्रिप्शन क्या 2025 दिसंबर से पहले खत्म होने वाला है। वो कहें हाँ दिसंबर 2025 से पहले खत्म होने वाला है, सब्सक्रिप्शन इज गेटिंग ओवर। तो फिर ये करना है कि ये जो अपना अभी कोर्स चल रहा है प्रीलिम का फरवरी से वो खत्म करो, मेंस का आएगा जून में वो खत्म करो, और अगले साल फिर अपडेट्स आएंगे फरवरी 26 में विन 26, वो 3 चीज आपको देखनी है। लेकिन इधर दिक्कत क्या रहेगी, इट विल गेट ओवरवेलमिंग।
ये ऐसा है कि अभी 90 दिन के अंदर कुछ 50 लेक्चर मिले होंगे। आपको सुकून से पढ़ना है कि बीच-बीच में थोड़ा वैकेशन होना चाहिए 1-2 हफ्ते का, ये दिवाली वगैरह का, ताकि हमारा कुछ बैकलॉग हो गया हो कॉलेज एग्जाम के चलते तो हम कवर अप कर सकें, ऐसा सुकून से हमको पढ़ना है। तो फिर आप वेट करो। इन दैट केस पर शर्त है कि 2026-25 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन आपका एक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा है और सुकून से पढ़ना है विद सम मोर वेकेशन, वेकेशन मतलब आनंद के लिए ब्रीथिंग रूम, क्योंकि आज तो आप जोश में आ गए, फिर कॉलेज एग्जाम होते हैं, घर में कोई बीमार हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, तो कई बार ये होता है कि 2-3 हफ्ते का बैकलॉग हो जाता है, उसको खत्म करना दिक्कत आती है। एनीवे, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज नेक्स्ट आएगा प्रीलिम का कोर्स अगस्त में, उसको मैं कहूँ जो पीसीबी 14 कोरोना के बाद 14वीं बार पढ़ेंगे, और अक्टूबर में मेंस का कोर्स आएगा क्यूपी 7, और उसके बाद 2026 की अपडेट तो देखना है फ्री में विन 26, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज सिंपल फॉर 2026 कैंडिडेट्स, दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन एक्टिव है, तो आराम से सुकून से पढ़ो, अगस्त और अक्टूबर में आने वाले कोर्सेज अभी खत्म करना है, तो ये फरवरी जून में जो प्रीलिम मेंस के कोर्स है वो देख लो। लास्टली 2027 वाले उनके लिए भी जवाब मिलता जुलता है कि 2025 दिसंबर तक में आपका एक्टिव सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है या उससे पहले खत्म हो रहा है। अगर दिसंबर 2025 से पहले खत्म हो रहा है, ये सब कर लो, फरवरी में प्रीलिम्स, जून में मेंस, 2026 की अपडेट्स फ्री में, 2027 की अपडेट फ्री में, विन 27 इतना देख लेना। और अगर सुकून से पढ़ना है तो अगस्त और अक्टूबर में जो कोर्स आएंगे, क्योंकि उस वक्त क्या ये सब अलग-अलग त्योहारों के चलते, दिवाली के चलते थोड़े हॉलिडे ज़्यादा आपको मिलते हैं, तो बैकलॉग कवर हो सकता है, रिवीजन ज़्यादा हो सकता है, और फिर उसमें भी जो भी विन 26, 27 वगैरह तो देखना ही है। लास्टली 2026-27 के स्टूडेंट्स को मैं 2 खास वार्निंग देना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन को आप इग्नोर ना करें कि नहीं मैं तो आईएएस को करूँ तो मेरा तो बस 40% भी आ जाए तो काफ़ी है। भाई यूपीएससी आईएएस के अंदर मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं, फिर आप यूजीसी नेट देने जाओ, वो बोले 55 टू 60 चाहिए, कैट देने जाओ, वो कुछ लेके आए 55 टू ये चाहिए, आपको एफकेट वगैरह एयरफोर्स का पायलट बनना है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा स्कोर मांगते हैं, ऐसी कुछ और भी स्पेशलिस्ट जॉब्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गुजरात में जैसे सरकारी बस होते हैं उसे कहते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एसटी निगम, अब वो क्या हमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते 1 लाख लोगों का एप्लीकेशन हम प्रोसेस करें, तो वो शर्त क्या कर देते हैं कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला किया होना चाहिए, पर मिनिमम आपका 55% होना चाहिए, ताकि अपने आप कम लोग अर्जी करें और उसका एग्जाम लेने का लोड कम रहे। उस वक्त फिर चुभता है कि भाई मेरा यूपीएससी का नंबर नहीं लग रहा है, इधर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर सकता। उसी तरह आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर उसमें भी ऐसे कोई नियम है जो भी 55 टू 60, और वो तो हर एक सेमेस्टर में आपका मिनिमम इतना स्कोर होना चाहिए। तो इसलिए कॉलेज एग्जाम को आप नेग्लेक्ट ना करें, दैट इज माय फर्स्ट वार्निंग। दूसरा, जब मौका मिले कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और अगर कॉलेज में एनसीसी है उसे आप ज्वाइन कर लो, उससे बायोडेटा मदद मिलती है। एनसीसी के और भी फायदे, जैसे एफकेट वगैरह में उसका स्कोर आपको काम में आए, सीएपीएफ वगैरह के अंदर सीरीज वगैरह में इंटरव्यू में काम में आए। कैट के एग्जाम में भी ऐसा है कि आपका स्कोर तो बना लिया कैट एग्जाम से, फिर इंटरव्यू के वक्त आपका प्रोफाइल स्कोर वो बनाते हैं कि ग्रेजुएशन में कितना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना है, एक्स्ट्रा करिकुलर है कि नहीं, उस हिसाब से सिचुएशन ये बन सकती है कि आपकी 96 आए फिर आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया, किसी की 95 है पर उसका इंटरव्यू कॉल आ जाए, इट हैपेंस, ये सब जरूरी है। उसी तरह मान लो एनसीसी नहीं करना तो डांस, ड्रामा, डिबेट, कॉलेज जो भी मेला लगता है उसका, फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ मिले कुछ ना कुछ आप अपना 1-2 सर्टिफिकेट बनाते रहो। कुछ लोग कहें मैं एकदम छोटे गाँव शहर की कॉलेज में मेरा कुछ नहीं है, देन डोंट वरी, नहीं है तो फिर चिंता मत करो, फिर भगवान पे छोड़ो, ऐसे भी लोग का सिलेक्शन तो आता है, बट व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी तो फिर आपने उसका सदुपयोग करना चाहिए, तो ये आप करें। अब जैसे इधर ये पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ हर बार 26 जनवरी की परेड देखने जाता हूँ। आजकल एनसीसी भी बहुत सारी लड़कियाँ एनसीसी ज्वाइन करें, यूपीएससी की मॉक इंटरव्यू में बीच में ले रहा था, बहुत सारी जो लड़कियाँ उनके भी एनसीसी सर्टिफिकेट थे, तो दे आर आल्सो गेटिंग इसकी, भाई ये काम में आता है। बाकी सब लोग के पास है, आपके पास नहीं है, देन यू आर एट सम डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज ना भी हो तो आप अंदर से आपको क्या स्ट्रेस आते रहता है, भाई मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, तो मौका है तब आप सदुपयोग कीजिए। तो अनअकैडमी मॉडल समझाया, ये कोर्स में बैठो कि अगले कोर्स में बैठो वो समझाया। इकोनॉमी का ओवरव्यू लेते हैं। इकोनॉमी का ओवरव्यू क्या है? सपोज आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है, तो क्या मैं ये कहूँ एक कैमरा खरीद लो, फोटो खींच लो, बन गए? नो, इट इज मच डीपर कि देखो कितनी लाइट है उस हिसाब से आईएसओ वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, लेकिन फिर वो ज़्यादा कम ज़्यादा करोगे तो ग्रेनी पिक्चर आ जाएगा। ये जो कैमरा की फोकस है वो इतना लेंथ रखना है, अगर सब्जेक्ट इतने दूर खड़ा है तो खुद में कोर्स बन गया ना। एक लाइन में कोई कैसे उसकी पूरी संवेदना आपको बता सकता है। उसी तरह हाउ टू स्टडी इकोनॉमी, हाउ टू अप्रोच इकोनॉमी, वो तो ऐसे कि 50 लेक्चर और 2 घंटे 100 घंटे बात होगी तब आपको वो चीज़ आप समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे। मैं 1 मिनट में या 1 लेक्चर में आपको वो बताऊँ, उसमें यू विल नॉट गेट द एक्चुअल जो नुआंसेस होते हैं। ये क्वेश्चन में ये चला था, ये क्वेश्चन में ये चला था, तो पूरा आप खत्म करिए, तब अपने आप आपको ग्रिप आ जाएगी। कुछ लोग मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ भाई, तो कोर्स खत्म करो। मैं बिना एनसीईआरटी पढ़े क्या करूँ, कोर्स खत्म करो। मुझे इकोनॉमी नहीं पसंद है, क्या करूँ, तो भी कोर्स खत्म करो। हर एक प्रश्न का एक ही जवाब है, यू हैव टू ग्राइंड योरसेल्फ फॉर दैट 100 आवर्स, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो मैं बैठूँ कि नहीं, हिंदी मीडियम बैठ सकता है, इंग्लिश मीडियम बैठ सकता है, जीरो आइडिया अबाउट इकोनॉमी, आई हेट इकोनॉमी, सब बैठ सकते हैं। 2025 वाले बैठो, 26 वाले बैठो, कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी फिर भी बैठो, एवरीवन इज वेलकम, जीरो से लेके सारी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी के अंदर देखिए 3 चीज़ आती है। एक बात है थियरी, थियरी प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा उपयोगी, मेंस में कम ही पूछते हैं, ये मेरे कोर्स में कवर्ड है। यस, फिर आते हैं कंटेम्परेरी इश्यूज, ये ज़्यादा पूछते हैं आजकल कि 47 के बाद क्या, 91 के बाद क्या, 2007 के अमेरिकन क्राइसिस के बाद, 2014 में मोदी सरकार के बाद क्या, 2020 में कोरोना के बाद क्या, 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या, ऐसे क्रोनोलॉजी में भी हम पढ़ सकते हैं। इसमें भी हाल के समझो 3-5 सालों में जो हुआ उस पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो क्या ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर होता है लास्ट 1 आध साल का करंट अफेयर, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग छाती कूटते हैं, पर हालांकि उसका प्रश्न भी कम आते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इतना जोरदार है नहीं। तो मुझे 5 में से स्टार देने होते हैं, तो 3 आउट ऑफ 5 स्टार आई वुड गिव टू थियरी, कंटेम्परेरी इश्यू 3 आउट ऑफ 5 स्टार, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, और मैं उसको 1 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि उसका इतना जोरदार कुछ सवाल आ जाए, सॉल्व हो जाए, सिचुएशन कम रहती है। इकोनॉमी में भी सब्जेक्ट के हिसाब से 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे देश का क्या प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी, पूरे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, तो ये सब हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम पढ़ेंगे। इसको मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ, मतलब उपयोग ये ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आप एक-एक फर्म की, एक-एक हाउसहोल्ड की सप्लाई डिमांड क्या है, प्राइस लेवल क्या है, ये सब। इसको मैंने 1 स्टार दिया, 1 स्टार भी ज़्यादा दिया है, वैसे 0 आउट ऑफ 5 देना चाहिए, क्योंकि पिछले 12-13 साल में सिर्फ 2 बार ही सवाल आए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि पिछले 13 ईयर्स में सिर्फ 2 बार ही सवाल आए हैं, उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी, कोई किताब नहीं खरीदनी है। और मेरा वो कोर्स रिकॉर्डेड देखना, 2023 में मैंने पढ़ा, फिर मैंने वो पढ़ा ना, हर बार नहीं पढ़ा था क्योंकि प्रश्न नहीं पूछे, और जो पढ़ा है वो थियरी तो हमेशा एक ही रहनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्योर थियरी है। उसके 2 लेक्चर हैं, टाइम मिले तब देखना, अभी के अभी मत देखना, एग्जाम जब हो उसके 1-2 वीक पहले देख लेना, ताकि क्या भूल भी गए तो चिंता नहीं, 1-2 वीक तक याद रहेगा, अभी से देख लिया तो फिर वापस देखना पड़ेगा। तो रिकॉर्डेड देखना है, आपके सब्सक्रिप्शन में अनलॉक हो गया, नेटफ्लिक्स जैसा देख लेना, बट अभी नहीं, एग्जाम के 2 वीक पहले। बाकी जो इकोनॉमी पढ़नी है, मैं इसको 6 पिलर में पढ़ाता हूँ। फर्स्ट पिलर इज मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इसको मैं 5 में से 4 स्टार दूँ। ज़्यादातर जो मतलब सवाल जो पूछे जाते हैं इकोनॉमी में, उसमें गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पिलर, और सॉल्वेबल भी ये ज़्यादा रहते हैं। तो अगला 1 महीना तो लगभग हम यही पढ़ेंगे, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। उसके बाद सेकंड बजट, टैक्सेशन, जीएसटी, ब्लैक मनी, डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट, इसको मुझे देना हो 0 टू 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हर साल सवाल आते नहीं, आए तो भी एक आध सवाल आता है। ऑफ कोर्स हम तो तभी से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट दैट इज द सीन विद दिस पिलर और प्रीलिम्स। तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, रियल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह, तो इसे भी मैं दूँ 5 में से 3 स्टार। आते हैं सवाल और सॉल्व हो जाए ऐसे सवाल, कुछ बार मिल जाते हैं।
फिर चौथा है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। इन सबने प्रोडक्शन किया, उसको हम बोले जीडीपी। फिर प्राइस बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन है, लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, ये सब जो अलग-अलग चीजें चलती है। दैट इज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हिट एंड मिस केस है, कुछ बार अच्छे सवाल आते हैं, कुछ बार ठीक-ठाक होता है। पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी 0 to 1 आउट ऑफ 5 स्टार। या तो सवाल पूछते नहीं, पूछते हैं, एक आध दो पूछते हैं, उसमें भी कुछ बार एकदम अतरंगी पूछते हैं, जनरल नॉलेज कि ये वाला एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड है कि नहीं, और उस एयरपोर्ट का जीवन में आपने नाम नहीं सुना हो। यार ऑफ कोर्स हम तो पढ़ेंगे डिटेल में, पर दैट इज द सीन। सो दैट इज पिलर 5। लास्ट इज पिलर 6, जिसमें ये मानव विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन, एजुकेशन, स्किल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह वगैरह चीजें देखनी होती है। क्वेश्चन आते हैं, यस कुछ बार पर योजनाओं में बहुत बारीक जनरल नॉलेज पूछते हैं, रटने के बाद आदमी परेशान हो जाए। तो उसके बाद ये अराउंड मे बी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। कुल मिलाकर सीन ऐसा है, देखिए वैसे वो आपके हैंडआउट के अंदर एक जगह मैंने रखा होगा शुरुआती 4-5 पेज में, तो आप आराम से देख लेना। जस्ट जो हैंडआउट मैंने अपलोड किया उसमें शुरुआत में पूरा टेबल बना के दिया है, तो चलते रहता है। अब देखिए टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन में चीज़ क्या है कि सपोज मैं जब इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम बोलूँ, मैं तो आईएमएफ को भी गिनूंगा। अब इंटरनेशनल रिलेशन के टीचर क्या, नहीं वो इकोनॉमी नहीं, वो तो आईआर है। उसी तरह हो सकता है मैं कोई सरकारी योजना को भी इसके अंदर गिनूंगा, बट पॉलिटी टीचर के नहीं, पॉलिटी गवर्नेंस के हिसाब से ये योजना तो हमारी इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं है। तो हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसा साबित करेगा, तो इसका वो लोड नहीं लेना, तुमने 25 कैसे लिख दिया, 21 कैसे लिख दिया। बट इवन ऑन कंजर्वेटिव स्केल कि बाकी लोगों की क्लासिफिकेशन में भी जाओ तो भी 15 से 18 सवाल तो गवर्नमेंट स्कीम प्लस इकोनॉमी के हो जाते हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया पिलर्स तो हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है फर्स्ट पिलर प्रीलिम्स के लिए। बाकी चीजें अपन समझो जो पूछा जो सॉल्व कर सके तो इधर मजे ज्यादा रहते हैं। उसी तरह ये इंटरनेशनल ट्रेड वाले में मजे ज्यादा रहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स वाला कितना रट सके आप उस हिसाब से, ये जीडीपी सेक्टर्स वगैरह में भी कुछ बार मजे आ जाते हैं, कुछ बार टेक्चर पूछ लेते हैं। पहले मैं प्रीलिम और मेन साथ में पढ़ा था, ऐसा करते करते पोस्ट कोरोना बैच नंबर 1 से लेकर 7 मैंने की, फिर मैंने अलग कर दिया। प्रीलिम का कोर्स अलग, मेंस का कोर्स अलग, ताकि मेंस की अगली रात प्रीलिम वाला आपको सब देखना नहीं पड़े और प्रीलिम की अगली रात मेंस वाला सब देखना नहीं पड़े। एफिशिएंट प्रिपरेशन। इसलिए ये जो अभी हम पढ़ेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला, उसमें हम सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ेंगे, और जैसे प्रीलिम एग्जाम खत्म होगी फिर जून महीने में मेरा कोर्स आएगा, दैट इज यूईपी 6, मतलब क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम नंबर 6, वो बेसिकली मेंस का उधर पढ़ेंगे। तो मेंस की चिंता ना करें, विश्वास रखें, ये मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको बाद में, अभी थाली में वो सब खाई के हमें इंडाइजेशन आपस नहीं करनी, आप सिर्फ प्रीलिम्स हम देखेंगे। तब क्या पढ़ाएंगे वो सब लिखा है स्लाइड 65, आप श्रद्धा रखिए भाई मैं पढ़ाऊंगा। तो दैट इज इकोनॉमी ओवरव्यू, डाउट रेजोल्यूशन एंड एफएक्यू सिस्टम, वो मैंने आपको बता दी। अब जो कुछ चीजों को दिक्कत आती है, कुछ लोग कहते तुम बहुत तेज पढ़ाते हो भाई, नहीं मैंने हो पाता। डाउट रेजोल्यूशन चैट बॉक्स का क्या, देखिए एक बार मैं गिनने बैठा, प्रीलिम्स मेंस जीएस ऑप्शनल थियरी करंट, इन सबकी बेसिक बुक्स जो टॉपर्स रेकमेंड करे, टीचर्स रेकमेंड करे, बहुत ज्यादा भी तामझाम नहीं, एकदम बेयर मिनिमम आप लिस्ट रखो तो भी 14000 पेजेस तो पढ़ने पड़ते हैं। अब आप कहें कि मुझे 1 घंटे में मैं 15 पेज पढ़ सकता हूं, और दिन में 6 घंटे में सीरियसली पढ़ता हूं, ये 2 घंटे पढ़ता हूं पर मेरा दिमाग इतना फोकस नहीं रहता। तो देन आप जब डिवीजन निकालो पता चले 155 155 दिन तो सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में चले जाने, फिर उसका एक दो बार रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, ये सारी चीज आप करो तो 8 से 9 महीने तो जाते हैं। और इसमें हम बात करें कि सब कुछ आपको तो देखना है, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सीसेट, एनवायरनमेंट, साइंस सब कुछ देखना है। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि 8-9 महीने मैं आपको लेके नहीं बैठ रहा हूं। आई शुड नॉट कीप यू ऑक्यूपाइड इन सिंगल सब्जेक्ट। 3-4 महीने में खत्म कर देना चाहिए, 3-4 महीने भी ऐसे कि रोज-रोज क्लास ना हो, गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन क्लास हो, 3 दिन रिवीजन करो वगैरह वगैरह। तो मेरी टीचिंग स्पीड फास्ट होती है, क्योंकि मुझे जितना आपको पढ़ाना है, जितने कम समय में पढ़ाना है, तो निपटाना भी पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट कब खत्म करोगे फिर। जो ऑफलाइन टीचर्स हैं वो करते क्या है, 4 चैप्टर एकदम धीरे-धीरे पढ़ाएंगे, जैसे कि पॉलिटी कि वो हिस्टोरिक एवोल्यूशन, ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, इतना धीरे-धीरे पढ़ा के 3 महीने खत्म करेंगे। ऐसा क्यों? ताकि लेट की भी कोई आए स्टूडेंट उसको नहीं कुछ नहीं खत्म हुआ, अभी तो एक चैप्टर ही हमने तो किया, तुम जॉइन कर लो, तो वो उसी में लगे रहते हैं। इसलिए वो एक तो तेजी से पढ़ाते नहीं, और फिर अल्टीमेटली क्या 3 महीने बाद वो अचानक से कोर्स खत्म कर देता है कि बाकी के 40 चैप्टर हैं, ये जो भी ह्यूमन राइट कमीशन, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, 2-2 मिनट बोल के देखना खत्म। अपना ये काम है नहीं, सारे चैप्टर हम सुकून से पढ़ते हैं, पर हाँ आपको तेजी तो मुझे रखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे टाइम लिमिट में सारे चैप्टर्स पढ़ाने हैं, नॉट जस्ट 4 चैप्टर्स, तो इट विल रन फास्ट। तो दूसरी कारण, जो पुराने जमाने के टीचर हैं वो चॉक एंड टॉक से पढ़ाते हैं, नोट्स डिक्टेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी इच्छा भी होगी मुझे पूरा सिलेबस डिटेल में कवर करना, कर नहीं पाएगा, 3-4 महीने उसमें ही उसके 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर उसको नया बेस लॉन्च होना करना पड़ेगा कि नया स्टूडेंट है, नया फीस है। मेरा ये सिस्टम है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पहुंच गया 71 नंबर की स्लाइड आ गई। सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि मैं लिखता हाथ से बहुत कम हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसको ऐसे ही निपटा देता हूँ, क्योंकि जो भी पढ़ना है आपको हैंडआउट मैंने बना के टाइप करके दे दिया है, वो आप करेंगे, तो इस कारण से मेरी स्पीड काफी फास्ट हो जाती है। होता है सिंपैथाइज विद यू, समटाइम्स इट बिकम्स ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग कब खास हो जाता है, छोटे मोबाइल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पढ़ाई में जिसका फाउंडेशन बहुत वीक है, हालांकि बेसिक से ही शुरू होते हैं, पर कोई बहुत ही वीक हो, फिर भी कुछ लोग खुद से अपना परेशानी क्रिएट करते हैं, पीछे करने बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे जो 100% अटेंटिव नहीं, व्हाट्सएप वगैरह में उनका ध्यान भटका रहता है, तो समझिए मैं एक चीज 3 बार रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए तो रिकॉर्डेड वीडियो ना, रिकॉर्डेड वीडियो 3 बार देख लो, 3 बार रिपीट हो गया। ये जितना डाइल्यूटेड मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा डाइल्यूट कर नहीं सकते, उससे ज्यादा डाइल्यूट करना तो फिर मुझे और उसमें फिल्म स्टार और यहाँ का मीम डालना पड़े, तो वो फालतू की एक से ज्यादा अपनी गरिमा भी कम करती है और आपकी गरिमा भी कम करती है एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट। टॉपर्स निकले, टॉपर्स को फायदा, टॉपर्स ने कबूल भी किया है, ऑल द वे अप टू रैंक 2 कंटीन्यूअसली बोलते रहते हैं। रैंक 1 ने कभी नहीं बोला, पर वो भी मैं चीज अपने लिए मेडल और चैलेंज के रूप में लेता हूं कि कभी तो बोलेंगे, तो इसलिए अपनी तपस्या जारी रहनी चाहिए, वरना रैंक 1 भी बोले तो फिर कोई इच्छा, हाँ ठीक है आपने ये सब। तो एनीवेज अब प्रश्न, हाँ भाई तो तुम्हारे सारे टीचर क्यों सिलेक्ट नहीं होते। देखिए पहले क्लास में 5 से 6000 बच्चे बैठते हैं, आखिरी तक पहुंचो तो 500 ही रहते हैं, तब लोग 100% अटेंटिव नहीं होते, ये बड़ी तकलीफ है। पूरा आपको कोर्स खत्म करना पड़े तभी आपको लाभ हो सकता है, आधा पूरा छोड़ देंगे तो मजा नहीं आएगा। कुछ लोग को श्रद्धा नहीं होती, मतलब उनको जो ये बुक्स मटेरियल दिया वो तीसरी जगह टेलीग्राम से ये ले लूं, चौथी जगह यूट्यूब पे वो चिकनी चुपड़ी बात करे उसका मैं कुछ देखने जाऊं, तो उनका कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक ही डॉक्टर से पूरा दवाई का कोर्स खत्म करना पड़ेगा। पढ़ने बैठे कोई भी टीचर का सब्जेक्ट है, आपको खास मिला रहा है, सोते सोते नहीं, लेटे लेटे नहीं, कायदे से तमीज से कुछ टेबल कुर्सी जैसा लेके बाजू में कुछ नोट पेन लेके आप बैठिए, तभी आपका कुछ अटेंशन बन पाएगा। ठीक, ऑनलाइन के फायदे, ऑनलाइन का एक बड़ा नुकसान है, मान लीजिए हम ऑफलाइन में होते और 2 घंटे क्लास है, 2 घंटे आपको बैठना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं पसंद आया तो खड़े होकर चले गए या बंद कर दिया। ऑनलाइन में तकलीफ क्या है, आप करें नहीं मूड बना, बंद करके बाद में देख लूंगा, मम्मी ने कहा खाना बन गया आ जाओ, कोई आ गया रिलेटिव चलो देखने जाते हैं, तो यू हैव टू बी योर ओन मतलब रिंग मास्टर। टीचर आपका रिंग मास्टर बन नहीं सकता, जैसा ऑफलाइन में होता है आप बाहर तो जा नहीं सकते, 2 घंटे बैठना ही पड़ेगा, तो इसलिए जरूरी है रेस के घोड़े की तरह फोकस होना चाहिए। और वो फोकस कैसे बनेगा, तो अपने गुरु शुक्र शनि रवि क्लासेस लगाते रहो, तो ठीक से बैठो, नहीं समझ आए तो रिकॉर्डेड भी 1x की स्पीड पे देखो, 1.5-2 की स्पीड पे देखते हैं फिर समझ नहीं आया भैया कैसे समझ आएगा, थोड़ा पढ़ो, हैंडआउट देखो वगैरह। सबको एक तो मेरी ये सलाह है, नोट पेन लेके बैठो, वैसे हैंडआउट मैंने आपको दे दिया, लेकिन फिर भी हर 5-10 मिनट में कुछ अपने शब्दों में लिख दो, अच्छा ये 4 चीज बताइए, ये 4 चीज बताइए, हेडिंग का स्लाइड का वगैरह वगैरह। कुछ लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर से होता है,
कि मैं तो एकदम मेरा रॉयल एंटी पर्सनैलिटी नहीं, मैं तो हीरो जैसा नहीं दिखता, इंस्टाग्राम के रील मॉडल जैसा नहीं दिखता, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं आएगा। तो ऐसा आप अपने दिमाग में मत रखो। देखिए, ये मैं हूँ और ये जो 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों के पाँचों आईएएस ऑफिसर्स हैं, हिंदी गुजरात के अंडर। और अच्छे-अच्छे रैंक से वो लाए हैं, मतलब ये जो अनिल दामले साहब है, वो टॉप 25 में, ये मीर पटेल साहब वो टॉप 25 में। अब आपके हमने कभी देखा नहीं, नहीं देखें क्योंकि रील बना के रखने वाले वो है नहीं, वो शांति से काम करते हैं। तो वो 2-3 लोग आपने देखे और आपको लगे मैं ऐसा एकदम फ़िल्म का हीरो नहीं दिखता इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं आ सकता, वो आपकी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसको अंदर से हटाओ, बाकी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आपको खुद ही लाना पड़ेगा। ये बाय भी सिलेक्ट बन सकता है, ये बैंड भी सिलेक्ट हो सकती है। कोई स्टैम्प पेपर नहीं मारा कि ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। वो उसकी मेहनत है, उस दिन उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अब आता है कि पावर पॉइंट हैंडआउट और प्रिंटेड बुक, ये 3 चीज़ अलग कैसे? देखिए, पावर पॉइंट ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें ये स्लाइड नंबर 88 डाले। पावर पॉइंट सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए है। आपको जो पढ़ना है, रटना है, वो अलग चीज़ है, उसको मैं बोलता हूँ हैंडआउट। हैंडआउट क्या है? जो व्हाइट कलर का ए4 साइज़ का पीडीएफ फाइल में अपलोड करता हूँ हर हफ्ते। ऐसा तुमने क्यों किया? 2 चीज़ अलग क्यों कर दी? अब स्वाभाविक भाई, एक लेक्चर के 100 स्लाइड मेरे तो होते हैं। तो ऐसे 50 लेक्चर तो 5000 स्लाइड हो, तो 5000 स्लाइड एग्जाम के अगले रात कौन बना सकता है? मतलब देख सकता है। तो पावर पॉइंट सिर्फ आपको टॉपिक समझाने के, समझ आ गया फिर खेल खत्म, उसको और देखना नहीं है। आपको जो देखना है, रटना है, वो सब है हैंडआउट में। सारे पैक जो भी जनरल नॉलेज, जो भी पढ़ना है, जो भी पीवाईक्यू, सब कुछ हैंडआउट के अंदर दिया है। इसलिए हैंडआउट अलग है। और हैंडआउट भी 2 अलग है, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग, ताकि रिवीजन में सुविधा रहे। हैंडआउट से डरना नहीं है। अब जैसे पहला हैंडआउट मैंने अपलोड किया 50 पेज का लगे कि भाई ये तो एक चैप्टर तुम्हारा 50 पेज हो गया। देखिए उसके अंदर पहले 3-4 पेज तो सिर्फ इंडेक्स है। इतनी इंडेक्स मैंने इसलिए रखी है, हर एक टॉपिक का यहाँ पर नाम आ गया होगा, ताकि एग्जाम की अगली रात तो फिर आपको सिर्फ इंडेक्स देखना है ना, ओके बिटकॉइन, क्रिप्टोकरेंसी, मीम कॉइन, नॉन फंजिबल टोकन, फिर याद अच्छा एनएफटी मुझे पक्का नहीं आता, मैं देख लेता हूँ, बिटकॉइन मुझे पक्का आता है, खत्म। एग्जाम की अगली रात तो 4-5 पेज की इंडेक्स देख के खेल खत्म है, 50 पेज का चैप्टर। जब आप तीसरी चौथी बार रिवीजन करके उसको बैठे, अभी आपको ओवरवेलमिंग लगे, अदरवाइज इट इज नॉट ओवरवेलमिंग। बहुत सारे फोटोग्राफ्स, ग्राफिक्स जो मैंने बनाए हैं, उस कारण से बड़ा लगे, पर उसका भी कोई लोड लेना है। अब देखिए, जैसे हम पढ़ेंगे तो ये एक ग्राफिक्स ऐसा बन जाएगा, मनी के फंक्शंस। ये तो खत्म कर लिया, फिर तो कुछ भी 1 मिनट का भी काम नहीं है। इस कारण से तो पेज विल लुक बिग, बट इन रियलिटी वो उसकी औकात के हिसाब से समझो, ये जो हम पढ़ने वाले 4 दिन, वो 12-15 पेज की उसकी तो औकात है। तो बोलने की बात है कि बड़ा हैंडआउट है। नाउ ये जो हैंडआउट है, उसका फिर से नोट्स बनाया जाए कि नहीं, ये ज़्यादातर लोगों का प्रश्न होता है। लक्ष्मीकांत की बुक क्या है? असल में उन्होंने और बड़ी-बड़ी किताबें, उनसे बड़ी जो किताब थी, डीडी बासु, सुभाष कश्यप, अवर पार्लियामेंट, एक्स-वाई-ज़ेड, वो सब पढ़ के निचोड़ करके अपना रिवीजन नोट बनाया, जिसे हम कहते हैं लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक है। सिमिलरली जो और बड़ी किताबें, उनको पढ़ के मैंने निचोड़ बनाया, तो वो मेरा इकोनॉमी का हैंडआउट है। उसी तरह स्पेक्ट्रम की बुक है। तो दीज़ आर लाइक रिवीजन नोट्स इन देमसेल्व्स। तो उसके वैसे नोट की नोट फिर से बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर आपको लगे इतना याद नहीं रहता, तो अपने शब्दों में 4 लाइन या कुछ आउटलाइन में बनाता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। चालू क्लास में भी कुछ हेडिंग लिखते रहो अलग-अलग टाइम पे, तो थोड़ा फोकस रहे। प्रिंटेड बुक भी आ रही है, उसका क्या मामला है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन जो लोग पीडीएफ में देख रहे हैं, उनको कुछ सॉल्यूशंस। देखिए, व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक टेक्स्ट है, तो आंखों को चुभती है खत के बाद। तो इसमें करना क्या है, सिंपल। जो भी फॉक्सी एडोबी पीडीएफ रीडर है, उसमें प्रेफरेंसेस में जाओ, एक्सेसिबिलिटी और रिप्लेस कलर, या जिसको हम कहते हैं नाइट मोड कर दो। आपका वो उल्टा हो जाएगा। ये जो अभी ऐसा दिखता है, ऐसा हो गया, फिर पढ़ने में सुकून है। तो विंडोज़ के अंदर भी वो नाइट लाइट सेटिंग और ऐसे फीचर होते हैं, वो थोड़ा एक्सप्लोर करो गूगल पे, दैट इज़ अनदर सॉल्यूशन। टीम सेटिंग में भी जा सकते कर सकते हैं। हैंडआउट में सब कुछ कवर हो रहा है आपका, एनसीईआरटी से लेके करंट अफेयर्स, इसलिए वो लंबे होते हैं, तो उसकी चिंता करनी नहीं है। अब जो प्रश्न है कि तुम्हारी हैंडआउट की कुछ प्रिंटेड किताब आई है, ऐसा भी कुछ नया सुना हमने। देखिए, प्रश्न ये है कि अनअकैडमी में आप जानते हैं 2 लेयर है, एक प्लस होता है, एक आइकॉनिक होता है। अभी जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपने 9 फरवरी या उसके बाद लिया है, तो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी। आपने नहीं पहले ले लिया था, या हमारे पास आइकॉनिक नहीं प्लस है, तो भी कोई चिंता नहीं करनी है, वो अमेज़न से आप खरीद सकते हैं। हालाँकि ये जो इसकी डिलीवरी प्रोसेस है, मास प्रिंटिंग वाला सारा काम, मास प्रिंटिंग एंड देन डिलीवरी विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च वीक 1। आपके पास अब क्या करें, अभी अभी कुछ नहीं भाई, अभी तो पीडीएफ अपलोड किया ना, उसमें से आप पढ़ लो 10-15 दिन, फिर आ रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, अच्छा बुक क्या मिलेगा? तो जिन लोगों ने 9 फरवरी या उसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया, तो उन्हें कैसे ये बुक मिलेगी? आप अपने ऐप में या ईमेल में चेक करो, कुछ नोटिफिकेशन या लिंक भेजा गया होगा या भेजा जाएगा, जिसमें वो पूछेंगे आपका डिलीवरी एड्रेस क्या है, वहाँ पर आपको किताब मिलेगी। डिलीवरी आप समझो मार्च वीक 1 के अंदर। तब तक आप पीडीएफ पढ़ो, जो मैंने अपलोड किए वो तो सबको मिलेंगे, डजंट मैटर आपने कौन सा लेवल का सब्सक्रिप्शन लिया है। बाकी सब लोग हैं, वो अभी पीडीएफ पढ़ो, मार्च वीक 1 में वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो जाएगा, उधर आपकी इच्छा है तो खरीदो, वरना कोई लोड नहीं लेना है भाई, पीडीएफ से भी पढ़ते हैं लोग। अब पीडीएफ तो मैं अपलोड करता हूँ सबके लिए फ्री में। दूसरा बात, ये जो हैंडआउट होगा, तो क्योंकि वो मास प्रिंटिंग में जाना है, तो उसकी तो पहले ड्राफ्ट कॉपी हमको दे देनी पड़ेगी, उसमें ये तो नहीं कर सकते कि ये जो लेटेस्ट आएगा हर हफ्ते उसका उसमें कंबाइन होगा। तो जो वो चीज़ है, वो असल में पीसीबी 12 नाम का जो हैंडआउट था, मतलब कि लास्ट ईयर जो मैंने प्रीलिम्स का लास्ट बैच किया, दिसंबर 24 तक में खत्म हुआ, वो चीज़ है। आपके तो फिर उसके बाद की अपडेट का क्या, उतना फ्री पीडीएफ आप विन 25 सीरीज वाली जो अलग चलती है, वो सब वीडियो देखने नहीं, उधर जहाँ ही मैं कवर कर रहा हूँ, पर उतना पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख लेना। उसमें भी बहुत लोड नहीं लेना है, क्योंकि पिछले साल इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स आए नहीं थे कि कोई चिंता करनी पड़े। तो मतलब दैट हैंडआउट जो मतलब जो बुक निकल रही है, वो असल में लास्ट बैच की फाइनल एडिशन है। उसके बाद जो अपडेट्स हैं, वो विन 25 नाम की पीडीएफ फ्री में आपको मैं देता हूँ, @win25 में वो सामान मिल जाएगा। फिर इसमें वापस रिविजिट करेंगे जब असल में कॉपीज का बल्क प्रोडक्शन हो जाए। ये जो बुक निकली है या निकलने वाली है, ये केवल प्रीलिम्स को कवर करती है, मेंस को नहीं, क्योंकि मैंने आपको मेंस का पीडीएफ कोर्स सब अलग कर दिया, तो मेंस का भी प्रिंटेड वो सब का प्लान है नहीं। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 13 साल में मुश्किल से 2 सवाल आए हैं, और उसका तो कोर्स और वो सब अलग ही है, 20-30 पेज का, वो आप डाउनलोड कर लेना मेरे प्रोफाइल पे जाके। ये जो बुक है इंग्लिश में लिखी गई है, हिंदी वर्ड्स में ट्रांसलेशन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जीडीपी, एसएलआर वगैरह वगैरह। पूरी किताब हिंदी में नहीं है। अब किसी दिन क्या पूरी किताब हिंदी में बनाओगे, अभी कोई पक्का हाँ या ना या तारीख बोलना मुश्किल है। अब क्या अपन, हमें तो 100% हिंदी में चाहिए। देखिए 100% हिंदी तो नहीं है वो, हैंडआउट भी जो अभी मैंने बनाया है, बुक भी जो बनी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स का हिंदी ट्रांसलेशन ब्रैकेट में दिया होता है। ऐसा क्यों? पूरा हिंदी करने बैठो तो ऐसा होता है। अपितु यह भी ज्ञातव्य है कि वैधानिक तरलता अनुपात कुछ विशेष प्रकार के गैर बैंक वित्तीय संस्थानों पर लगता है। मतलब ये कहना है, ऑल्दो इट इज नोन दैट एसएलआर इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन सम एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी पे एसएलआर भी लगता है। अभी ऐसे समझा तो आसान है, ये करने बैठो तो ये अलग सब्जेक्ट ही बन जाता है खुद में, कि ये हिंदी का डिक्शनरी बनने बैठो। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट वर्ड के ट्रांसलेशन, ये अपन जो चीज़ इंग्लिश में सिंगल लाइन में समझ आए, वो उधर कटिंग हो जाती है। मतलब आपका रिवीजन का जो गाड़ी है, वो उस पे बहुत बम्प आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स, साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, इंग्लिश वाला पढ़ लो, जल्दी दिमाग में उतर जाता है। ओके, वो तो ठीक है, परंतु फिर हम एक्स्ट्रा हिंदी कहाँ से तैयार करें, जहाँ पूरे वाक्य हमें लिखने हैं, मतलब मीन्स की बात है। एनसीईआरटी क्लास 11 इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में मिलती है। पिछले 3-5 साल की इकोनॉमिक सर्वेज हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर एक चैप्टर के पढ़ो, और आपका हिंदी व्याकरण बेहतर हो। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, वो 1-2 साल की, उसकी पूरी नहीं पढ़नी है, एक-एक पेज का जो शुरुआत में प्रीफेस होता है चीफ एडिटर का, वो देख लो। रघुराम राजन ने किताब लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड, वो हिंदी में मिलती है, वो देख लो। इतना कर मोर देन इनफ फॉर डेवलपिंग हिंदी वोकैबुलरी। मतलब हैंडआउट में तो है ही हिंदी वोकैबुलरी, तो पूरा सेंटेंस लिखना है तो क्या करना है, तो ये सब देखो।
कोई कहने पर तो गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु सम अदर लैंग्वेज आई हैव टू प्रिपेयर। तो अब जैसे कि मराठी है तो हिंदी के बहुत सारे शब्द यूज़ हो सकते हैं, गुजराती के यूज़ हो सकते हैं। लेकिन फिर भी और एक्स्ट्रा ग्रिप चाहिए। तो एनसीईआरटी तो अब ऐसी गुजराती, मराठी नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज एनआईओएस उनकी वेबसाइट थोड़ी खंगालो, आपको वर्नाक्युलर एडिशंस मिल जाएगी कि वही एनआईओएस की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की किताबें गुजराती भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, तो उसमें आप अपने हिसाब से और वर्ड्स जमा कर सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र वगैरह मैगज़ीन भी प्रादेशिक भाषाओं में मिलती है, उसके एक-एक पेज के वो प्रीफेस आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ अब तो मतलब पूरा हैंडआउट हिंदी में बनाने की एक तो ये तकलीफ है कि वो समझना और कलिष्ठ हो जाएगा। दूसरा हैंडआउट जो है वो मैं खुद से बनाता हूँ और मैं खुद कोई काम लेता हूँ तो उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पैर में लंबे कर सकूँ। मतलब मैं आपको प्रॉमिस करूँ देखो पूरा हिंदी हैंडआउट तो मतलब उसका एक अलग ट्रांसलेटर बिठाना पड़े। और यूपीएससी के धंधे में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? कोई नौकरी में टिकता नहीं है। बीच में काम छोड़ के भाग जाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, अब उनको मान लो मुझे किसी को रखना पड़े तो वो भी ठीक-ठाक पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस व्यक्ति होना चाहिए, नहीं मेरा तो जीपीएससी है, नहीं मैं तो स्टाफ सिलेक्शन में जा रहा हूँ। मुझे कुछ और काम मिल गया, मुझे अपना खुद से दुकान खोलना है, वगैरह-वगैरह। तो उसको ट्रेनिंग और उससे काम करा, उसने क्या किया, पूरा किया, इसलिए जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, मैं उतना ही करता हूँ जितना मुझसे खुद से हो सकता है। देयरफॉर आई कीप ओनली मतलब जो मेरे हाथ से हो सकता है उतना ही आपको हैंडआउट मिला। कोई इसमें दूसरा कंटेंट राइटर या कोई चैटजीपीटी वाला नहीं है। तो दैट इज़ द पावरपॉइंट हैंडआउट प्रिंटेड बुक। आखिरी सवाल है सप्लीमेंट्री रीडिंग क्या, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर इकोनॉमी पढ़ना असल में शुरू करते हैं। मतलब तुमने तो ठीक है पढ़ा दिया, अभी हमको खुद से क्या पढ़ना है? बाय डिफ़ॉल्ट द आंसर इज़ नो। पर मैं नो कहूँ तो फिर कुछ लोग नहीं, इतनी भी हमें तुम पे श्रद्धा नहीं है या कुछ लोग नहीं दिल बहलाने के लिए 1-2 किताब रिकमेंड कर दो, तो की बात है। खुद से क्या पढ़ना है? खुद से जो पढ़ना है समझो मेंस के लिए, और वो भी कंटेंट नहीं, कंटेंट तो मैं ही पढ़ रहा हूँ। वोकैब्युलरी शब्द थोड़े ठीक करने के लिए, ग्रामर थोड़ा ठीक करने के लिए आप देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप क्या देख सकते हैं, जैसे क्लास 11 की एनसीईआरटी की जो बुक है, इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंदिरा गांधी के ज़माने में ये था, राजीव गांधी में ये था। उससे क्या अपनी वोकैब्युलरी ठीक होती है। इफ यू हैव टाइम यू कैन डू दैट, अभी नहीं करना है, प्रीलिम खत्म होने के बाद करना है, मेंस के लिए। प्रीलिम में इसका कुछ काम नहीं है और प्रीलिम में जो काम का है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी क्लास 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं देखना है, उसकी सब चीज़ अपने कोर्सेज़ में आ गई। तो एनसीईआरटी वो सब नहीं देखनी है। क्लास 10 की एनसीईआरटी नहीं देखनी है, 9 की नहीं देखनी है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की इकोनॉमी की किताबें अच्छी हाँ हैं, पर नहीं देखनी है। सब कुछ इधर कवर हो गया। तो भटकना नहीं है, एक ही हैंडआउट है, उसको पकड़ के बैठो, बार-बार रिवाइज करो। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर देखने चाहिए, पर उसमें इकोनॉमी के कोई नोट्स मत बनाओ। जो भी काम की चीज़ है, इधर हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी जो होगा तो फ्री में अपडेट सर चलाते रहते हैं। सरकार की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे आता है, अभी नहीं देखना है, उसमें भी जो पढ़ना है मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन मेंस एग्ज़ाम से पहले डाउनलोड करके उसके जो हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होते हैं, उतने पढ़ने ताकि अपना इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर वो सब बेहतर हो सके। अभी नहीं करना है, प्रीलिम्स के बाद करना है। कितने सर्वे करूँ मैं, 3-5 साल जितना आपकी कैपेसिटी है। उसी तरह ये योजना कुरुक्षेत्र वगैरह सरकारी मैगज़ीन, टाइम मिले तो 1-2 साल के ऐसे प्रीफेस मतलब 30 पेज का मैगज़ीन है, 1 पेज का उसका मुख्य तंत्री चीफ एडिटर का लिखावट होता है, वो पढ़ो। ये भी अभी नहीं पढ़ना, प्रीलिम्स खत्म होने के बाद देखना। टाइम मिले तो, नहीं टाइम मिले तो इसको भी नहीं देखा चलेगा। नीति आयोग का रिपोर्ट इंडिया 75 भाई, इसका कुछ काम है नहीं। कुछ टॉपर्स ने कोरोना से पहले ये सब रिकमेंड किया होगा, क्या यूट्यूब का सर्च इंजन जानते हैं, वो कुछ लोगों को रिकमेंड करते रहता है, पुरानी-पुरानी बात चलती है जिसका कुछ खास उपयोग नहीं। इसके बाद कोरोना में बहुत सारी चीज़ बदल गई, जो भी लेटेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये नीति आयोग का ये रिपोर्ट देखना है, वो रिपोर्ट कुछ नहीं देखना है भाई, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। सरकारी योजना अलग से तैयारी नहीं करनी है, वो अपने कोर्स में एम्बेडेड है। आपके कहाँ एम्बेडेड है? देखिए ज़्यादातर योजना कैसी होती है, गरीब कल्याण की होती है। गरीब कल्याण किधर पढ़ेंगे? पिलर 6 में। तो निश्चिंत रहिए सारी योजनाएँ आएँगी, पर वो ज़्यादातर पिलर 6 में होती है। अभी शुरुआत में तो कम ही रहती है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आर कवर्ड, अलग से चिंता करनी नहीं। हालाँकि एनवायरनमेंट की स्कीम वो नहीं की होगी कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या, प्रोजेक्ट राइनो क्या, इतना आपको खुद से करना पड़ेगा। रमेश सिंह की किताब, नितिन सिंघानिया की किताब, संजीव वर्मा की किताब, श्रीराम आईएएस की नोट्स, एक पे आप यकीन रखो, वो सब करोगे तो बहुत सारा सेम टू सेम ओवरलैप ही होना है। वो देख के भी लोग पास होते हैं, ये देख के भी लोग पास होते हैं। अब क्योंकि आपने इधर पैसा इन्वेस्ट किया था, इसको ही आप निपटाओ। क्योंकि मैं जो आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, उसी हैंडआउट से पढ़ा रहा हूँ। आईफ़ोन यूज़ करने का मज़ा क्यों आता है? क्योंकि आईफ़ोन का हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंपनी ने बनाया है। बाकी सब एंड्रॉइड फ़ोन के हार्डवेयर एक ने बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे का, इसलिए कुछ बात धक्के खाता है वो। अपना एकदम मक्खन जैसे चलता है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो खुद के हैंडआउट से पढ़ा रहा हूँ। देयरफॉर यू विल फाइंड इट मोर एफिशिएंट कि उसको पढ़ना, समझना, रिवाइज़ करना आसान है। ये दत्त सुंदरम, मिश्रापुरी, उमा कपिला, भारती बी पाठक, कोई किताब की कुछ काम नहीं है। वो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम और ये सब करें तो देखना चाहिए। और भी 500 डाउट हो सकते हैं। डॉक्टर पे श्रद्धा रखिए तो दवा काम करेगी। और कोर्स आप धीरे-धीरे खत्म करेंगे 1-2 हफ्ते तो अपने आप एक रिदम बैठ जाएगा। और फिर भी डाउट है तो कोई चिंता मत करो, गूगल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये चीज़ें एड्रेस हुई। अब हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। तब तक नोट पेन भी लेके आना ताकि नोट पेन की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ वी स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आप वोट करें। सचिन, कोमल, मुनीश, श्रीराम, हर्ष, मैंने दस आंसर जस्ट मूव फॉरवर्ड। डाउट जो भी आप आराम से लिख दो गूगल फॉर्म के अंदर, क्लास खत्म होने के बाद चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में आराम से मैं सारे जॉब करता हूँ बुधवार को। जो इकोनॉमी में पढ़नी है मैंने आपको बताया 6 पिलर्स। पहला पिलर है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। ये करीब समझो 1 महीने चलेगा। ओके, ऐसा क्यों? अगर हम पीवाईक्यू देखें 10 क्वेश्चन तो इधर से ही थे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन लास्ट 2024 प्रीलिम्स। बाकी जितने पिलर है उसका कंबाइन करो, वो जो भी आंसर सवाल दूसरे बने, पर इसमें से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, इसलिए लेफ्ट राइट ज्यादा करनी पड़ती है। 1 महीना हम यही पढ़ेंगे। इसके अंदर भी पिलर 1A1 मतलब ये सब बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई, ये सब पढ़ना है। फिर अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ये सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये सब करना है। उसके बाद वाले हफ्ते में क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, एनबीएफसी, ये सब देखना है। देन सम बर्निंग इश्यूज लाइक बैड लोन्स, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड वगैरह, तो वो सब पिलर 1B हुआ। फिर आएगा पिलर 1C शेयर मार्केट। अब पहले मैं ये 2 लेक्चर में निपटाता था, अभी इसके 3-4 लेक्चर करने पड़े। क्यों? शेयर मार्केट में से आजकल ज्यादा पूछते हैं। फिर आता है पिलर 1D इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये हालांकि इतना ज्यादा वो पूछते नहीं, एक आध सवाल कभी-कभी आ जाता है। एनीवे, सो दीस आर द चैप्टर्स वी हैव टू प्रिपेयर। तो शुरू में जो पढ़ रहे हैं समझो इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए उधर से शुरू करें। आज सबको एडवाइस है नोट पेन लेके बैठना। सब कुछ नहीं लिखना है, 5 मिनट हुई कुछ, अच्छा ठीक है ये चल रहा है, ये चल रहा है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे खुद के शब्दों में 4 लाइन लिखी होगी तो ज्यादा याद रहेगा। ये जो पहला पिलर है 1A1 मनी, उसमें बार्टर टू बिटकॉइन, ये कहना क्या चाहता है? बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। जब पैसा नहीं था, व्हेन मनी वाज नॉट इन्वेंटेड, फिर भी लोग व्यापार करते थे। बैंक के मैं आपको 500 ग्राम टोमेटो देती हूँ, आप मुझे 2 किलो गेहूं दे दो, सीधा ही वस्तुओं का आदान प्रदान रेशियो के हिसाब से, नो मनी इन्वॉल्व, कोई करेंसी नहीं है। इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या फायदे? कोई फेक करेंसी, ये पाकिस्तान और आईएसआई जो नकली नोट छापते हैं, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 2000 के, जो बाद में सरकार विड्रॉ करती है, डिमोनेटाइज करती है, कोई टेंशन ही नहीं। करेंसी है ही नहीं तो कोई नकली क्या डुप्लीकेट छापेगा। फॉरेन ट्रेड विल बी इजी। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये डॉलर है कभी 70 रुपये हो जाता है, कभी 85 रुपये हो जाता है। फिर हम लोग बहुत हाकार में जाता है कि भाई बाहर से ऑयल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर इंपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा। ये भी कोई टेंशन नहीं, सीधा हिसाब कर दो ना। इराक को बोलो आप हमें ऑयल दो, और सामने इंडिया का हम आपको वीट यानी गेहूं देंगे, तो हरस परस में आपस में व्यवहार हो गया, कोई डॉलर एक्सचेंज की मगजमारी नहीं है। तो बार्टर सिस्टम लुक्स वेरी एफिशिएंट, भाई मौज आ गई, यही करना चाहिए। अब तकलीफ समझते हैं। तकलीफ ये है कि यहाँ दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को पसंद करें तो ही शादी हो सकती है। मतलब बहन कहे मुझे टोमेटो के साथ वीट एक्सचेंज करना है, लेकिन ये बहन कहे मुझे वीट से टोमेटो एक्सचेंज नहीं करना, मुझे तो मैंगो चाहिए, तो इन दोनों का तो ट्रेड हो नहीं सकता। पैसा है तो आसान है कि मेरे पास टोमेटो में किसी को बेचूं, पैसा मिला, मैं उन्हीं पैसों से कहीं से वीट खरीदूं। तो वहां पर ऐसा दोनों पार्टियों को एक दूसरे से करना है नहीं ट्रेड, ये प्रॉब्लम है नहीं। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसको याद रखना है, स्पेसिफिक वर्ड याद रखना है कि ट्रेड इज नॉट पॉसिबल विदाउट डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूल्हे को दुल्हन पसंद आए, दुल्हन को दूल्हा पसंद आए, अभी ये ट्रेड हो सकता है। मतलब कि दिस लेडी मस्ट से कि वीट से टोमेटो एक्सचेंज करना है, दिस लेडी मस्ट से टोमेटो से वीट एक्सचेंज करना है, तभी ट्रेड होगा, वरना नहीं हो सकता। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा, दोनों पार्टी एक दूसरे की चीजें नहीं चाहेंगी तो आपका व्यापार हो नहीं सकता, और फिर आप फंस जाएंगे। आपको 4-5 जगह घूमने पड़ेगा अपना कॉम्बिनेशन वाला पार्टनर ढूंढने के लिए। तो फायदे मैंने आपको गिनवाए बार्टर सिस्टम के। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का कोई लोड नहीं है, फेक करेंसी का कोई लोड नहीं है, ये फायदा था। नुकसान क्या है? एक तो नुकसान मैंने आपको बताया, ट्रेड इज नॉट पॉसिबल विदाउट डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दोनों पार्टी एक दूसरे की चीज कबूल करनी चाहिए। इससे तकलीफ क्या होगी? सर्च कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। कि बैंक को अपने टोमेटो वीट से एक्सचेंज करने थे, वो मुंबई गई, पुणे गई, पटना गई, दिल्ली गई, फिर भी ना मिला कोई, तो वापस उसको घूम के आना पड़े। तो ये क्या हुआ? उसका सर्च कॉस्ट, रिक्शा, ट्रेन का भाड़ा, उसका रेंट बहुत महंगा हो गया, टिकट प्राइस महंगा हो गया। तो दिस इज द प्रॉब्लम, आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, तो लेन देन करना है उसके लिए और लागत खर्च लग जाता है घूमने फिरने में, ढूंढने में। और पेरिशेबल कमोडिटीज, टोमेटो आप जानते हैं कुछ दिन बाद खराब हो जाएगी। अभी आप मुंबई से गए दिल्ली, दिल्ली से गए पटना, तो फिर टोमेटो उतने तो खराब हो जाएगा, तो क्या ट्रेड आप कर पाओगे? तो पेरिशेबल कमोडिटीज, नाश प्राय चीजें, उसमें ये ट्रेड ऐसा बार्टर सिस्टम से करने की आपको तकलीफ हो जाती है। पैसों में तो समझो आसान है कि बहन ने अगर टोमेटो उगाए थे, वो बेच देती, उसको पैसा मिलता, फिर पैसा लेके कोई दुकान में चले जाए, उसको वीट चाहिए, मैंगो चाहिए, कुछ खरीद सकती थी। वहां पर ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो मनी सॉल्विंग दिस बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन मनी ओवरकम करता है, उसको सॉल्व करता है। ये जो मनी सिस्टम है कि हर चीज को आप पैसों में नाप लेते हैं, इससे एक फायदा क्या है? प्रमोट्स डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। जिसको जो चीज ठीक से आती है वो अपने कौशल के हिसाब से काम करे। किसान कहे मैं खेती बाड़ी करूंगा, मुझे पैसा मिले। मजदूर कहे मैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करूंगा, मुझे पैसा मिले। बैंक कहे मैं कॉल सेंटर में काम करूंगी, मुझे पैसा मिले। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, सब लोग एक साथ मिलकर कि नहीं हम यूट्यूब पे ब्लॉग बनाएंगे, ऐसा नहीं कर रहे। तो इट प्रमोट्स डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन। जैसे वो मधुमक्खियों में होता है, हनी बीज में, कि कुछ सोल्जर का काम करती हैं, कुछ सिर्फ वो शहद लाने का काम करती हैं, वगैरह वगैरह। ओके, वो तो ठीक है, उसमें क्या मजे की बात है। सपोज देयर वाज नो मनी, पैसा नहीं था, तब क्या था? बार्टर सिस्टम, कि सब लोग ये वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे। अब ऐसा वस्तु का एक्सचेंज करते थे और पैसा नहीं था, ऐसे सिस्टम में तकलीफ हो जाती। मान लो ये बहन सॉफ्टवेयर डेवलपर है और इन्होंने ये कोई अफलातून सॉफ्टवेयर बनाया है, डीवीडी लेके वो घूम रही है, और डीवीडी के बदले वो चाहती है कोई मुझे टोमेटो दे दे, कोई मुझे वीट दे दे। मतलब भारत के अंदर आप गांव में रहते हैं, कोई शहर में रहते हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर के बदले आपको वीट देने वाला कहाँ मिलेगा? तो इधर उधर बस घूमते रहो, मिलना कुछ है नहीं, आप भूखे मरेंगे। तो देन व्हाट विल हैपन? वो कहेगी नहीं, ये तो मेरे बच्चे ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, तो आपसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम छोड़ रही हूँ, मैं खेती बाड़ी करूंगी। और उसी तरह हर एक व्यक्ति ये कोई भी एडवांस लेवल के काम नहीं करेगा, सब लोग की खेती बाड़ी करते हैं, जमीन कहीं से लेके आते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपनी बेसिक नेसेसिटी भोजन हमें तो हासिल करना है। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में तकलीफ क्या होगी? सब लोग ये एकदम जो प्राइमरी फंक्शन है, खेती बाड़ी, कपड़े बनाना, उसी में लगे रहेंगे, उससे एडवांस कोई सोच ही नहीं सकता। तो बार्टर सिस्टम डज नॉट एनकरेज स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता। क्योंकि हर एक व्यक्ति समझो एक ही जात का काम है, किसान भी खेती बाड़ी करे, कार की फैक्ट्री में काम करने वाला भी वापस आके खेती बाड़ी करे, सॉफ्टवेयर बनाने लगी बहन भी खेती बाड़ी करो भाई, क्योंकि हमारा तो सॉफ्टवेयर लेके कोई वीट ढूंढने में बहुत तकलीफ आती है। बार्टर सिस्टम डज नॉट एनकरेज स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर। उसके मुकाबले वर्सेस मनी वाले सिस्टम में तो क्या, किसान अनाज बेचे पैसा मिलता है, ये कार बेचे पैसा मिलता है, कॉल सेंटर का पैसा, तो हर एक व्यक्ति अपने स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन होता है। अब ये करते करते करीब जो भी आठ पेज पे आगे, पर मैंने आपको बताया 3-4 पेज का तो इंडेक्स ही है, तो असल में 4 लाइन ही हमने तो पढ़ी, 4 लाइन याद रखनी है, एमसीक्यू में काम किया। अब आगे आते हैं तो फंक्शंस ऑफ मनी। घड़ी का काम क्या है? टाइम दिखाना। तो पैसे का क्या काम है? पैसे का काम क्या है? क्या यूज करना, मौज करना।
और स्पेसिफिक हमें ये चीज़ें याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। कुछ उसके प्राइमरी फंक्शंस हैं, कुछ उसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। बात में कुछ दम नहीं है, धीरे-धीरे समझते हैं। पहले गाड़ी नहीं थी, घोड़ा गाड़ी थी, कार नहीं थी, हॉर्स कैरेज था। हॉर्स कैरेज में तकलीफ क्या है? फ्लो चलता है, बम्पी राइड है, एसी टेम्परेचर कुछ नहीं है, लगेज की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप कहीं पानी पिएँगे, आपका कोई बैग चोरी करके जाए। बट यानी हॉर्स कैरेज का प्राइमरी फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बट ये सब प्रॉब्लम्स के चलते नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। आवश्यकता है तो नए-नए आविष्कार होते रहते हैं। तो लोगों ने कार इन्वेंट की। कार क्या काम करता है? कार का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, हाँ, पर उसमें भी अफलातून स्पीडी ट्रांसपोर्ट, तेजी से परिवहन। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार क्या है? स्पीडी ट्रांसपोर्ट। उसके सेकेंडरी फंक्शन मतलब सहायक कार्य और भी हो सकते हैं। कंफर्टेबल राइड है, एसी है, सिक्योरिटी है, उसमें आप सब स्टीरियो बजा सकते हैं। पर कोई कार में स्टीरियो नहीं होता, तो भी आप उसको कार ही बोलते हैं, क्योंकि जब तक वो आपको 4 पहिए की वाहन है, स्पीड में ट्रांसपोर्ट करता है, इट इज़ अ कार। तो कार का प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्पीडी ट्रांसपोर्ट। बाकी जितना वो करे कंफर्ट, एसी, स्टीरियो, वो सब उसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। तो सिमिलरली बार्टर सिस्टम ये जो था, वस्तु विनिमय, टोमेटो के बदले व्हीट, उसमें प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डिवीजन ऑफ लेबर और पेरिशेबल चीज़ें, टोमेटो वगैरह खराब हो जाते थे, कोई कस्टमर नहीं मिलता था। तो पीपल इन्वेंटेड मनी कि हम एक नई चीज़ लाते हैं, पैसा। पैसा लेके बेचो खरीदो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये जो पैसा इन्वेंट हुआ है, इसके भी कुछ फंक्शंस होने चाहिए। तो 3 जात के फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटीजेंट फंक्शंस। कुछ लोड लेना नहीं है, बात में कोई दम नहीं है, पर ये बारी-बारी शब्द तैयार करने पड़ते हैं बिकॉज़ वी हैव टू पास एमसीक्यू। तो लेट्स अंडरस्टैंड पैसा क्या है और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। मुझे लड़कों की हाइट नापनी है, मेजरमेंट टेप है और उसके अंदर लिखा हुआ सेंटीमीटर, फुट वगैरह। तो ये क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। सो इफ आई वांट टू मेजर द हाइट या डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या है? फीट है, किलोमीटर है वगैरह। तो मनी क्या है? मनी भी असल में इट सर्व्स एज़ अ यूनिट। उससे आप क्या नापते हैं? हाइट नापते हैं नहीं, वजन नापते हैं नहीं, यू मेजर वैल्यू। मनी ऐसी चीज़ है जिससे आप वैल्यू नापते हैं। 1 चाय का कप है ₹15 का, 2 चाय का कप है ₹30 का, 3 चाय का कप है ₹45 का। तो वी से मनी इज़ अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। वैल्यू वस्तु की भी हो सकती है, इंसान की भी हो सकती है कि वर्कर का डेली सैलरी इतना है, जमीन की भी हो सकती है, प्लॉट का इतना स्क्वायर मीटर है, उसका इस हिसाब से इतना रुपीज़ होना चाहिए। भारत देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? उसको भी आप नापते हैं तो पैसों में या डॉलर में बोलेंगे, यूनिट तो मनी है। टैक्स में कितना पैसा आया, कंपनी का कितना प्रॉफिट है, हर एक चीज़ को जो हम वैल्यू नापते हैं, दैट इज़ मनी। तो हमें याद रखना है कि बार्टर सिस्टम में तकलीफ थी, मनी वाज़ इन्वेंटेड और ये जो मनी इन्वेंट हुआ, इसके 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं। और पहला प्राइमरी फंक्शन जो याद रखना है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मूल्य नापने का ये एक एकम है, इकाई है। जैसे ग्राम से वेट नापते हैं, मिलीलीटर से वॉल्यूम नापते हैं, तो वैल्यू हर चीज़ की आप रुपयों से नापते हैं। और रुपयों से कैसे नाप सकते हैं? बिकॉज़ मनी इज़ डिविजिबल। क्या आपके ₹100 हैं, दैट मीन्स ₹20 के 5 नोट बना सकते हैं। इस कारण से उसका ब्रेकिंग, डिवीजन, कॉम्बिनेशन ये सब आसान हो जाता है। इसलिए हम इसको नापते हैं, पैसों की मदद से सब चीज़ को नापते हैं। ये फंजिबल है। फंजिबल क्या है? वहाँ तक हम लोग संडे के लेक्चर में पहुँचेंगे। अभी के लिए बस कि हाँ, वो संडे समझते हैं। अभी वो समझेंगे, 20 मिनट उसमें जाएँगे, जबकि संडे वापस वो नॉन फंजिबल टोकन के नाम पे फिर से मुझे पढ़ाना ही है। तो नीड नॉट वरी, फंजिबल क्या है वो भी हम समझेंगे, पर रविवार को समझेंगे। बस तो पैसों का प्राइमरी फंक्शन याद रखना है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। रात को 2 बजे भी उठा के पूछे, कोई याद रखना है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। जैसे लेबर का वैल्यू आप नापते हैं, वेजेस, आपने किसी को लोन में दिया कैपिटल, तो उसका इंटरेस्ट कितना चलेगा, मनी में नापते हैं। जमीन का भाव है, कंपनी का प्रॉफिट है, सरकार का बजट है, देश का जीडीपी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हर चीज़ को आप पैसों में नापते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ये एक बात हुई, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मनी का दूसरा प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे मुँह से हवा निकलेगी जो ये माइक्रोफोन में जाएगी और वहाँ पर वो उसका जो भी इलेक्ट्रिक उसका कोड बनेगा और आप तक वहाँ पहुँच रहा है स्पीकर में। तो कुछ तो है ना, ये हवा होना ज़रूरी है, तभी ये आवाज़ यहाँ तक जाती है। तो ये जो वैल्यू तो हमने नाप ली, पर वैल्यू एक-दूसरे को देनी है, भेजनी है, वो कैसे आप करते हैं? पैसा है तो आप करते हैं कि मैंने टोमेटो सेल किए, मुझे रुपया मिला, उन रुपयों से मैंने व्हीट खरीदा, उसकी मदद से आपने जो पैसा है आपने मैंगोज़ खरीदे। तो ये जो आदान-प्रदान हो रहा है, वस्तुओं का नहीं हो रहा है, पैसों का हो रहा है। तो जो ट्रेड हो रहा है, वो किस माध्यम से हो रहा है? ठीक है? बात जो हो रही है हवा के माध्यम से हो रही है, तो व्यापार जो हो रहा है, ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, किसके मीडियम से हो रहा है? तो रुपये के मीडियम से हो रहा है। तो मनी मनी सर्व्स एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ट्रांज़ैक्शन। तो मनी ही क्यों? और कोई चीज़ क्यों नहीं? कि टोमेटो को बेचा, रुपया मिला और उसी रुपये से आपने व्हीट खरीदा, तो बीच में माध्यम बन गया रुपया। रुपया क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज़ इट इज़ हार्ड टू काउंटरफीट। नकल करना उसकी मुश्किल है। कि अगर मैं ये कहूँ, ये जो माउस पैड है इसी को हम रुपया मान लेते हैं, पर ये तो आप भी कोई ना कोई तो बना लेगा ना, तो इसकी कॉपी हो सकती है, रुपयों की कॉपी नहीं हो सकती, दैट्स ऑल। ये ड्यूरेबल है, खराब नहीं होता है, पोर्टेबल है, वजन में हल्का है, एक्सेप्टेबल है, सब लोग मानते हैं, कानून में लिखा है। देयरफॉर वी यूज़ मनी। अब ये जो मनी है 2 जात का हो सकता है। कि आपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज या ट्रांज़ैक्शन किया, कुछ धंधा किया, खरीदा बेचा, सरकार को ट्रांज़ैक्शन डिक्लेयर करो कि मुझे कोचिंग में इतनी फीस मिली है और उसपे मैं इतना जीएसटी भरता हूँ। ये सब क्या हो गया? व्हाइट मनी, सफेद पैसा। लेकिन अगर मैं हाइड करूँ कि कोई कोचिंग की फीस नहीं आई है और मुझे उसपे कोई जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं भरना है, तो अगर आप ट्रांज़ैक्शन को गवर्नमेंट से हाइड करते हैं, तो भी पैसा तो है, उसे आप क्या कहेंगे? ब्लैक मनी है, काला धन है और चोरी वाला पैसा है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे पिलर 2 में, जो 1 महीने बाद आएगा, क्योंकि 1 महीने हम यही सब पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो लर्न अबाउट बजट, टैक्सेशन वगैरह सब कुछ लेटेस्ट बजट के साथ पढ़ अगले महीने सेकंड पिलर में। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, तीसरा नहीं है, सिर्फ 2 हैं, याद रखने हैं। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप सोचो, एक डीवीडी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ डेटा। अब डिपेंड करता है कि आपने एमपी3 फाइल स्टोर किया था, आपके डीवीडी इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ म्यूजिक। आपने उसमें कोई मूवी फाइल सेव किया, आपके इट इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ एंटरटेनमेंट। आपने वो एनसीईआरटी का पीडीएफ स्टोर किया, आपके इट इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन। तो हम जब कहें कि डीवीडी म्यूजिक प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, तो ये सब उसके क्या सेकेंडरी फंक्शन है या डेरिवेटिव फंक्शन है। ये बच्चे क्यों पैदा हो पाए? क्योंकि उनका जो पेरेंट है वो तो एक ही प्राइमरी फंक्शन है कि डीवीडी कोई भी जात का डेटा स्टोर कर सकता है। तो स्टोरेज ऑफ डेटा इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीवीडी और उसके चलते जो नए-नए काम हुए, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, वो सब उसके सेकेंडरी यानी कि सहायक कार्य है। उसी तरह गाड़ी के केस में कंफर्ट, एसी, स्टीरियो, ये सब उसके सेकेंडरी फंक्शन है। बस तो प्राइमरी फंक्शन वही है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, नाप लिया सबका मूल्य। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब ये जो भी बाइंग सेलिंग करना था, रुपये के माध्यम से कर लिया। अब इसकी मदद से कुछ नए सेकेंडरी फंक्शंस पैदा हो गए। वो ऐसे, कोई एक सोल्जर है, कश्मीर में ड्यूटी करे, उसको सैलरी मिला। अब मान लीजिए सैलरी टोमेटो में देते तो क्या होता? 15 दिन में खराब हो जाता। सैलरी उसको मिलेगा रुपये में, उसको वो बैंक अकाउंट में स्टोर कर सकता है। तो हम कहें सोल्जर जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको जो वेतन मिला, सैलरी मिला, उसे वो स्टोर कर पाता है बैंक में, कहीं पर वॉलेट में। तो ये जो उसकी मजदूरी थी जिसको हमने नापी कि आपको हर महीने इतना सैलरी होना चाहिए और ये आप स्टोर कर सकते हो, व्हिच इज पॉसिबल। तो इट हेल्प्स यू स्टोर द वैल्यू ऑफ योर लेबर एंड प्रोडक्शन। टोमेटो आपने उगाई, अगले साल क्या उसका पैसा होगा? हाँ, पैसा तो होगा, वरना तो बिगड़ जाते 15 दिन बाद। तो आप अपना जो मजदूरी था उसको सेव कर पाए पैसों के रूप में बाय सेलिंग इट। तो मनी से आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। फिर वही सोल्जर कश्मीर से कन्याकुमारी अपने पेरेंट्स को यूपीआई, पेटीएम कुछ करके पैसा ट्रांसफर भी कर सकता है। तो मनी हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ हिज वैल्यू। उसकी जो लेबर की वैल्यू हुई, कश्मीर से कन्याकुमारी पेरेंट्स को वो बेच सकता है।
तो ये भी उसका सेकेंडरी फंक्शन हुआ, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। थर्ड इज मनी एक्ट्स एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, मतलब ये हमारी कुछ उसमें बात में दम नहीं। देखिए भाई कहता है मुझे आईफोन लेना है 70,000 का, पर मेरे पास 70,000 नहीं है। एसबीआई की कोई दिक्कत ही नहीं है, डेली तो हम आपको एसएमएस और टेलीमार्केटिंग की स्पैम करते हैं, ले लो हमसे 20% पे लोन। तो फिर क्या होगा, सपोज कि 70,000 का प्रोडक्ट है, उस पे मान लो 14,000 का ब्याज चढ़े तो 84,000 देने हैं, लेकिन ये भी एक ही बार में नहीं देने, आप जानते हैं इंस्टॉलमेंट चलेगा। तुम हर महीने जो भी 3,000 4,000 का इंस्टॉलमेंट भरो और आईफोन तुम्हारा हो गया। आप जिसको कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन इसको और रिफाइन तरीके से बोलना हो तो क्या बोलते हैं, ये सब संभव क्यों है, क्योंकि पैसा है और पैसा इट एक्ट्स एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। स्थगित भुगतानों का मानक है, पर इतना भी हिंदी करने की जरूरत नहीं, इतना कोई लिखने का सीन बनता नहीं है, सफिशिएंट हो कि ईएमआई इंस्टॉलमेंट कल्चर, अभी पैसा नहीं है फिर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, ये सब पॉसिबल है क्योंकि पैसा है। टोमेटो होता तो ये सब मुश्किल हो जाता, 2 साल बाद वो टोमेटो बचता ही नहीं, तब क्या उसका इंस्टॉलमेंट करते। इसलिए टोमेटो को मनी के रूप में यूज नहीं करते, मनी अलग से पैदा किया गया। तो प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, ये ऐसा ही है, इसको ऐसे ही रखना है फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू, बिकॉज़ जो भी बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो ऐसे ही इसको क्लासिफाई करके गए। तो हमने अब तक देखा मनी के प्राइमरी फंक्शंस एंड मनी के सेकेंडरी फंक्शंस, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब एस, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब टी, डिफर्ड पेमेंट मतलब डी, एसटीडी ऐसे टेलीफोन बूथ पहले हुआ करते थे। 3 फंक्शन है सेकेंडरी एसटीडी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कार का फंक्शन मैंने आपको सिखाया, क्या प्राइमरी फंक्शन है फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, तो उससे कार के नए सेकेंडरी फंक्शन भी बने ना, टेंपरेचर कंट्रोल्ड ट्रांसपोर्टेशन मतलब एसी में जा सकते हैं, कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट क्योंकि बम्पी राइड नहीं है, सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि उसमें आपने जो लगेज रखा है वो ऐसा तो नहीं घोड़ा गाड़ी से कोई उठा के ले जाए, इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो ये सब क्या हुआ उसका सेकेंडरी फंक्शन। अब इसके चलते और नए फंक्शन पैदा हुए कि क्योंकि फास्ट है सिक्योर है, तो आपको खुद गाड़ी नहीं खरीदो तो दूसरे की रेंट पे आप ले सकते हैं, ओला उबर टाइप का। तो कार क्रिएटेड जॉब्स फॉर ड्राइवर्स, कार रोजगार का उत्पादन करता है, ये भी कार का काम हो गया, उसे आप क्या कहोगे, ये उसका कंटीजेंट मतलब तीसरे लेवल का कुछ काम है, प्रासंगिक काम है। और यही जो ओला उबर में भी ये कुछ नया लेके आया कि अगर उसको टैक्सी में पैसेंजर नहीं मिला तो फूड डिलीवरी में भी इन्हीं कार को यूज कर लेंगे, तो फूड डिलीवरी भी कार का काम हो गया। तो ये सब उसका क्या कंटीजेंट फंक्शन, अदरवाइज कार का काम क्या होना चाहिए, इंसानों को ट्रांसपोर्ट करना, फूड डिलीवरी तो उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं हो सकता, ये भी बना दिया तीसरे लेवल का पैदा कर दिया। तो दिस इज कंटीजेंट फंक्शन। अब कार के फंक्शन याद नहीं रखने, डीवीडी के नहीं याद रखने, तब मैं लॉजिक समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। अब उसी तरह पैसों के भी ऐसे कंटीजेंट फंक्शन है। कंटीजेंट फंक्शन 3 है, कुछ लोड नहीं लेना, एक एक करके समझते हैं। देखिए कोई भी आपको बिजनेस करना है या प्रोडक्शन करना है, आपको 3 चीज चाहिए, लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब मजदूर, और ये सब के लिए पैसा अरेंज करना पड़े मतलब कैपिटल पूंजी, बैंक से लोन लाओ, शेयर बाजार में कुछ इश्यू करो, अपना शेयर ये आप करेंगे। तो हम कहते हैं कि ये दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये उत्पादन के कारक है, इसको आप इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्शन करते हैं। अब सोचो ये तीनों चीज आप कैसे मोबिलाइज करते हैं, कहां से लाते हैं। लैंड है तो पैसा है, तो लैंड ले लो भाई, क्योंकि लैंड का वैल्यू भी हम नापते हैं, मनी का काम ही ये था, प्राइमरी फंक्शन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तो लैंड का वैल्यू नाप लिया। मजदूर का वैल्यू नाप लिया, कितना तुम्हें हर दिन का दाढ़ी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, और ये पैसा आपके पास तो था नहीं, आप बैंक से लोन लेके आए, आप कैपिटल लेके आए, तो वो भी पैसा ही है कि दिस मच कैपिटल या दिस मच लोन और उस पे इतना इंटरेस्ट है। तो तीनों चीजों का मोबिलाइज कर पाए क्योंकि पैसा है। तो मनी हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझो टोमेटो होता तो ये नहीं कर पाते, क्योंकि जो जिसके पास जमीन है वो टोमेटो में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, मजदूर है वो के टोमेटो के साथ मुझे वीट भी चाहिए, तो आपको कहीं और घूमना पड़ता है गेहूं लाने के लिए, और बैंक तीसरी फरमाइश है मुझे तो हीरे मोती में इंस्टॉलमेंट वापस करो, तो कभी कोई प्रोडक्शन का गेम बन ही नहीं सकता। पैसा है तो सॉल्यूशन हो गए, सबको रुपया दे दो, फिर मजदूर को टमाटर खाने आलू खाने अपने हिसाब से ले लेगा, हमें उसको सिर्फ पैसे देने। तो मनी हेल्प्स मोबिलाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसको रिफाइन करें, आपको मकान चाहिए तब रुपया देते हैं बिल्डर को, बिल्डर उन रुपयों से जाके लैंड लेबर मोबिलाइज करते हैं। कुछ बार ऐसा होगी थोड़ा वो कहीं से लोन लेके आएगा, 4 और ग्राहक जमा करेगा, वगैरह प्रोजेक्ट चलेंगे। तो सारी जो भी बिजनेस साइकिल है चलती है बिकॉज ऑफ मनी। तो हमने समझा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मेजरमेंट वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंडरी फंक्शन समझे स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट, और इनके चलते ये तीसरे लेवल के जो काम बन गए, ये सब ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में चिंता न करें। मनी के कंटीजेंट फंक्शन, मनी के कंटीजेंट फंक्शन मैंने आपको सिखाया कि लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सब जो आपको चाहिए वो पैसों की मदद से मोबिलाइज करना काफी आसान है। सो मनी हेल्प्स एम्प्लॉइंग या मोबिलाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये याद रखना है। आगे, मनी इज द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब ये जितना बैंक है, शेयर मार्केट है, सब क्यों है, क्योंकि पैसा है। जनता ने पैसा बचत किया, फिर आपने इन्वेस्ट किया, कहीं पर बैंक में सेव किया, कहीं पर शेयर मार्केट में लगाया, आईपीओ आया, वो सब क्या पिलर 1C यानी कि शेयर मार्केट में देखिए। बट बेसिकली आपने अपना पैसा मोबिलाइज किया और वो गया अदानी अंबानी किसी को मिला लोन के रूप में, शेयर कैपिटल के रूप में, फिर इनको प्रॉफिट इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट चुकाएंगे, प्रॉफिट हुआ उसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड चुकाएंगे, ये सब घूम के पैसा आपको वापस आता है। तो ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पैसा आते जाते रहता है, घूमते रहता है। दिस विल बिकम मोर क्लियर जब हम लोग पिलर 1C यानी कि शेयर मार्केट में जाएंगे। अब ये पूरा आप तो अकेले जाएंगे अदानी को पैसा देने नहीं, तो बीच में कुछ एजेंट्स आ जाएंगे कि जैसे आप पैसा देते हैं एसबीआई को देते हैं, आपने पैसा इंश्योरेंस के प्रीमियम भरा एलआईसी को, आपने पैसा दिया शेयर मार्केट को, वहां से अदानी अंबानी अपना पैसा मोबिलाइज करके लाते हैं। तो जो बीच में एजेंट बन गए, ब्रोकर बन गए, दलाल बन गए, उन सबको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। दो जात के फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं, एक होता है बैंक, और जो बैंक नहीं है जैसे एलआईसी, म्यूचुअल फंड वगैरह, वो क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पिलर 1B में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब समझो ये वीक, दूसरा वीक और तीसरा वीक, तीसरे वीक में वहां तक हम पहुंच गए होंगे। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट मतलब लोन। तो पूरा जो प्रवाह चला और इसमें जो लोन चला क्यों चला, क्योंकि पैसा है। वरना ये होता है आप टोमेटो सेव करने जाते हैं, अंबानी कहने मुझे तो ऑयल गैस चाहिए, तो गेम बनता ही नहीं कभी। मनी इज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो भी शेयर मार्केट चलता है, बॉन्ड मार्केट चलता है, जो सब हम पिलर 1C में देखेंगे लगभग चौथे हफ्ते में, वो सब का भी क्या जरिया है, तो ये पैसा है, पैसा ही आधार है जिससे गेम चलता है। हाँ, तो मनी के प्राइमरी फंक्शन देखे, सेकेंडरी ये हम उसके कंटीजेंट प्रासंगिक कार्य देख रहे थे। तो मनी इज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये इसका कंटीजेंट फंक्शन है, प्रासंगिक कार्य है। उसी तरह मनी हेल्प्स मोबिलाइजिंग दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, वो भी मैंने आपको बताया, वो भी इसका काम है। तीसरा इसका कंटीजेंट फंक्शन है क्या, रेट मारो, टैक्स। वैसी बात है कि अमीरों से सरकार टैक्स ले, मध्यम वर्ग से सरकार टैक्स ले, और उन पैसों को गरीब कल्याण में बांटे, ये योजना वो योजना। तो ये क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम। तो मनी हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। आप समझो, ये मजदूर ने 10 रुपये का माल पैदा किया, इन्होंने जो भी 40 रुपये का माल पैदा किया मध्यम वर्ग ने, और अमीरों ने 50 रुपये का माल पैदा किया, गुड्स एंड सर्विसेज। ये कितना, 100 रुपये, मालूम का ये 100 रुपये पूरे देश का टोटल इनकम है। लेकिन इसमें तकलीफ क्या है, इट इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द टॉप लेवल, पिरामिड ऐसा कि अमीरों के पास ही सारा पैसा तो है, तो हमें इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पुनः वितरण करना पड़ेगा, कुछ गरीबों को देना पड़ेगा। कि जैसे यहाँ अमीरों से टैक्स लिया और उसी में से ये प्रधानमंत्री एक किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान योजना के किसानों को 6000 रुपये दे रहा है। तो ये सब क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कांसेप्ट्स हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, उसकी पूरी फॉर्मूला होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे पिलर 4 के अंदर। तो समझो तीसरे महीने में हम वहां तक पहुंचे होंगे। और ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, पीएम किसान स्कीम, वो पिलर 4 एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। टैक्सेशन है वो हम पढ़ेंगे पिलर टैक्सेशन, बजट टैक्सेशन में। चिंता कुछ करनी नहीं है, हम पढ़ेंगे, बट इट इज नॉट विकिपीडिया की अभी क्लिक करो तो अभी उसमें घुस जाओ।
तो ये समझो 1-2 महीने बाद ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो बस क्या हुआ, प्राइमरी फंक्शन हो गए, सेकेंडरी फंक्शन हो गए, टर्शियरी मतलब कंटीजेंट मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल मार्केट है, फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज़ करता है, मनी हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, टैक्स का पैसा इधर से उधर पुनर्वितरण होता है, हमने देखा। ये जो पूरा चार्ट है, आपके हैंडआउट में दिया है, इसको ऐसे याद रखना है। कुछ लोग कहेंगे मेरे हिसाब से चौथा ये भी फंक्शन होना चाहिए, पाँचवाँ ये भी फंक्शन होना चाहिए। तो भाई आप ये एनसीईआरटी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की जो भी बुक्स हैं इकोनॉमी की या उसके ऊपर की जो एडवांस मैक्रो इकोनॉमी बुक्स हैं, उसको लिखने वाले को बोलो कि वो बदल दे अपनी किताब, तो हम नया पढ़ेंगे। जब तक वो नहीं होता तो इतना ही पढ़ना है, इसको खत्म करो। मतलब मान लो तो ये बात ऐसी है 5 मिनट का काम नहीं है, नहीं मानो तो फिर तो वकील बनो तो आखिर जिंदगी केस लग सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये इधर तक हमने जो पढ़ा थी, ये थी पढ़ने की स्लाइड अगर यहाँ से शुरू हुई, दिस वाज़ स्लाइड 122 सपोज़ और ये खत्म होते जो भी 160 तक पहुँचे, एवरेज निकाल तो 30-40 स्लाइड मैंने पढ़ाई ब्रेक के बाद। असल में जो पढ़ा है वो सिर्फ आधा पेज ही है, आधा पेज ही है। शुरुआत में ये बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन देखे और फिर तो जो है वो चार्ट है वो मैंने आपको बता दिया। तो इट इज़ ओनली हाफ पेज। एक बार आप लेक्चर अटेंड करने के बाद वो सब पढ़ोगे तो एकदम मक्खन जैसा खत्म हो जाएगा, 50 पेज बोलने की बात है, 4 दिन में निपट जाएगा और आप भी उसको समझ ही जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत सारे लोग अभी अटेंड करेंगे, फिर देखना 1-2-3 हफ्ते बाद वो गायब हो जाएँगे। गायब हो गए तो फिर आपका सब डिस्टर्ब हो जाएगा, आप उसे मैनेज नहीं कर पाएँगे। ये जो पढ़ा उसको रटना है। देखिए रिवीजन की सिंपल फिलॉसफी है फॉर इकोनॉमी। ये रात को मैंने लेक्चर लिया, कल सुबह उठ के एक बार पढ़ लो, आधा ही तो पेज पढ़ना है, अभी तो कुछ हुआ नहीं। फिर पहला रिवीजन कब करना चाहिए? तो बुधवार को इसकी टेस्ट होगी, उसके पहले पहला बार रिवीजन करो। दूसरा रिवीजन कब करना चाहिए? ये कोर्स जब खत्म होने को आएगा तो एक मेगा टेस्ट होगी 100 क्वेश्चन की, उस वक्त करना। और तीसरा रिवीजन टाइम मिले तो 2025 मई महीने में जो प्रीलिम है उसके पहले तीसरी बार रिवीजन करो। ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा हो तो और बेहतर है, पर मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ टॉपिक समझ आएगा पर एमसीक्यू टिक नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत सारे फैक्ट्स भी पूछते हैं, बहुत सारे आपको 3-4 स्टेटमेंट डाले वो इधर-उधर का याद करना पड़े। अभी सिर्फ हमने मनी समझा तो 4 चीज़ याद रह जाएगी। फिर 6 पिलर कंबाइन करो तो उसमें छोटा-सा एक बूँद है, तब याद करना मुश्किल हो जाता है, सो मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड। सिंपल फिलॉसफी, कल सुबह एक बार देखना है, बुधवार से पहले एक बार रिवीजन करना है, मेगा टेस्ट जो होगी मई महीने उससे पहले और जो असल प्रीलिम है उससे पहले। तो 3 एक बार रिवीजन हो जाए, तो ये अफलातून है। ओके, ये तो तुमने पढ़ा दिया, अभी कल क्या पढ़ोगे? देखिए कल हम समझेंगे कि जो पैसा है उसका एवोल्यूशन हुआ, डे 1 से डॉलर नहीं था, पहले कुछ और चीज़ थी, कि चॉकलेट के बीन्स को वो लोग करेंसी मानते थे, मछली के दाँत को और हड्डियों को करेंसी मानते थे, ये सब क्या था? कमोडिटी मनी। फिर उसमें से मेटालिक मनी बना, फिर सोचा नहीं कागज़ पे छापते हैं तो पेपर मनी आया, उसमें फिएट मनी, लीगल टेंडर आया, फिर सोचा नहीं ये सब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब प्लास्टिक मनी बना लेते हैं, फिर चलो नहीं हम सब डिजिटल इश्यू करेंगे, ये बिटकॉइन, मीम कॉइन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी करेंगे और ये सब डिजिटल पेमेंट का यूपीआई टेक्नोलॉजी वगैरह। अगले 3 दिन ये सब कहानी चलेगी, आपका काम कुछ नहीं भाई, अटेंड करते रहो और रटते रहो। आपको नोट पेन लेके आप बैठे और थोड़ा खुद से भी लिखते रहोगे, देन इट विल हेल्प यू मेमोराइज़ इट मोर ईज़िली। तो ये हुआ अभी, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। देखिए वैसे तो क्लास खुद में 2 ढाई घंटे निपट जाता है, क्योंकि पहला लेक्चर है तो मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाल देता, इसलिए कम ही पढ़ा है मैंने आज, वरना समझो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। तो बी रेडी फॉर दैट, आज जितना मज़ा मिला रोज़ इतना मज़ा नहीं मिलेगा, बट व्हाटएवर क्वेश्चंस यू क्वेश्चंस हैव कम, लेट मी चेक। हाउ टू डाउनलोड द अनअकैडमी में हैंडआउट कैसे डाउनलोड करें, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया, पूरे की स्लाइड में ही है। अनअकैडमी पे मेरा नाम सर्च करो कुणाल पटेल, फिर ढूँढो कोर्सेज़, कोर्सेज़ में लेटेस्ट के अंदर ये जो चला है पीसीबी 13 पोस्ट कोरोना 13वीं बार में इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। ये जो कोर्स पेज खुले उसमें जो अपडेट बटन होता है उसको आप क्लिक करो, क्लिक करोगे तो राइट हैंड से साइड बार खुलती है या जो भी, उसमें जो बटन होता है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करोगे तो एंड्रॉइड वाले फ़ोन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में बटन होते हैं 3 डॉट, उससे डाउनलोड होता है। आईफ़ोन से खोला तो आईफ़ोन में नीचे की साइड कुछ ऐसा एरो जैसा बटन होता है, उसको करो, उसमें सेव टू फ़ोल्डर का ऑप्शन होता है, दैट इज़ वन वे, तो ऐप से डाउनलोड हो सकता है। दूसरा, अगर लैपटॉप से आप देख रहे हैं तो इधर जाओ unacademy.com/edmonal.org, कोर्सेज़ लेटेस्ट चला है पीसीबी 13, बुकमार्क करके रखना क्योंकि हर हफ्ते देखना पड़ेगा। उसमें आप जाएँगे तो फिर अपडेट बटन होता है, अपडेट बटन को क्लिक करो, तो राइट हैंड से साइड बार खुलती है, साइड बार खुलते ही उसी के अंदर ये सारे पीडीएफ डाउनलोड होते हैं। हालाँकि इसमें ध्यान रखना है कि ये सब ऐड ऑन और एड्स के ब्लॉकर, एंटीवायरस ये सब इंस्टॉल किया हो तो राइट हैंड से साइड बार को खुलने नहीं देगा, उसको डिसेबल करके ट्राई करो, फिर भी नहीं हो तो इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करके आप देखें। अच्छा मोबाइल के अंदर मैं एक और चीज़ बताऊँ, देखिए जो मोबाइल में डाउनलोड होता है बट यूजुअली माय फाइल्स आर लाइक 30-40 एमबी, आपको परेशान करने के लिए ऐसी नहीं बनाई मैंने फाइल, पर आप समझो अब ये जो ग्राफिक्स है ये एकदम एचडी दिखना चाहिए, शार्प आप ज़ूम करो अच्छे से दिखना चाहिए, तो जो सब एचडी ग्राफिक्स डाले होते हैं इस कारण से ये 30-40 एमबी की फाइल हो जाती है। अगर आपका इंटरनेट बहुत धीमा है तो शायद हो सकता है ये लोड होने से पहले आपकी धीरज चली जाए, तो धीरज रखनी है, फिर भी नहीं हो रहा तो कहीं पर अच्छा वाईफाई आ रहा है या किसी और का मोबाइल जो फास्ट है, इंटरनेट फास्ट है, उधर से आप ओटीपी डाल के डाउनलोड कर लेना। देखिए ऐप तो सही चलता है बट समटाइम्स दिस प्रॉब्लम कम्स। तो हैंडआउट का भाई गुरबीर और बाकी सब लोगों का मैंने किया। दिसंबर के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में हैंडआउट नहीं मिलेगा, देखिए हैंडआउट तो सभी को मिलेगा, ये पीडीएफ तो सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसने जो भी आपका सब्सक्रिप्शन लिया है। प्रिंटेड जो बुक है, अब प्रिंटेड बुक में कंपनी की अपनी नीतियाँ होती हैं, और कुछ मेरे हिसाब से तो सबको मिलना चाहिए, पर कंपनी भी धंधा लेके वो बैठे हैं, तो उन्होंने क्या नियम बनाया है 9 फरवरी और उसके बाद जिन्होंने लिया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो फिर उनको ये बुक फ्री में मिलेगी। बाकी लेना चाहते हैं जितने लोग जिन्होंने पहले सब्सक्रिप्शन लिया, जो भी प्लस था, आइकॉनिक था, जो पुराने स्टूडेंट जो पढ़ के बैठे बट उनको बस शिक्षा की किताब मिल जाती, देन यू हैव टू गो फॉर अमेज़न। वो मार्च महीने में उसका लिस्टिंग पहले हफ्ते में हो जाए ऐसी कोशिश है, और अफोर्डेबल प्राइस पे रहे ऐसी भी कोशिश रहेगी। तो दैट वाज़ बाय मोहन, आपका ये सवाल मैंने सॉल्व किया। उसके बाद हैंडआउट मैंने आपका भी जवाब सॉल्व कर दिया। देन जस्ट अ मिनट, ये मैं बीच में अगर लूँगा प्रश्न तो बीच में सब आ जाएगा। मैं रेशमा वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मैं 2026 के लिए क्या करूँ? देखिए जो शुरू में बताया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो कोर सब्जेक्ट है इसको आप शुरू कीजिए। जो भी चीज़ देखिए वैसे तो वीडियो और सब कुछ देखना चाहिए, बट व्हेन यू फेस की नौकरी है, कॉलेज है, सब कुछ नहीं देख सकते। तो ऐसी चीज़ें जो समझ नहीं आती पढ़ के, उसके वीडियो देखो, जो पढ़ के समझ आ जाए तो जो भी हैंडआउट है, पावरपॉइंट है, मैक्सिमम आप डाउनलोड करके पढ़ के खत्म करो। दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इट। दूसरा काम ये हो सकता है कि वीकेंड्स में ज़्यादा वो देख लिया जाए, या जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एथिक्स है, ऐसे कुछ चीज़ें जो सुननी ज़्यादा है, देखनी कम है, ऐसा कुछ ऑडियो के स्वरूप में उसे सुना जाए वगैरह। सो दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इट। मैंने रागिनी किया 2028 में आपका अटेम्प्ट है। देखिए सिंपल आंसर है, अगर दिसंबर 2025 तक से पहले सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है तो फिर तो ये जो चला इसी को आप निपटा दो। और प्रश्न तो फिर उसके बाद क्या है, तो आईफोन जैसी अपनी सिस्टम है तो फिर आपको 26, 27, 28 तीन प्री कोर्सेज देखने पड़े।
ये एक चीज़ हो सकती है। हालाँकि 28 तक हो सकता है इकोनॉमी एकदम ही बदल जाए, तो फिर मुझे एकदम नया कुछ कोर्स बनाना पड़े, बट मुझे नहीं लगता इतनी तकलीफ आए, तो यू कैन फिनिश इट फ्रॉम दिस कोर्स इटसेल्फ। हाँ, बाद में ये जो फ्री अपडेट्स आए, वो आप देखते रहें। हुँ, बैन निधि, जो 20 बुक के साथ इकोनॉमी की बुक आई, उसका क्या? देखिए, ये जो मेरी इकोनॉमी के नोट्स है, ये तो अभी प्रिंट आ रहा है, तो पुराने ज़माने में अनअकैडमी की तरफ से क्या चलता था कि वो आपको ये 20 किताब देते, तो वो अलग चीज़ है। उसको मैं रोक नहीं रहा आपको देखने से, इच्छा हो तो देख लेना, बट अदरवाइज़ गो थ्रू दिस हैंडआउट व्हिच इज़ बेटर। आपका ऐसा 2-2 क्यों चलता है? लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल, सपोज देयर इज़ अ बिग क्लास बाजीराम। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बड़ी चैलेंज क्या होती है कि टीचर बीच में से भाग गया तो क्या? बच्चे बूम-बूम करेंगे, तो बच्चों के हाथ में कुछ मटेरियल रहना चाहिए। सो यू विल फाइंड कि जितने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बुक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल बाजीराम के कुछ में ऐसा है कि वो येलो कलर की उनके कवर वाली बुक्स देते हैं। उसी तरह आप कोई भी कोचिंग जॉइन करो, दे विल गिव यू सम बुक्स। तो अनअकैडमी भी ये एक शुभ भावना के साथ कि कोई टीचर भाग नहीं जाए, और भाग जाए तो बच्चे निराधार नहीं हो जाए, इसलिए हमें कुछ मटेरियल देना चाहिए बोल के वो देते हैं। हालांकि इकोनॉमी में पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से ऊपर इधर हो गए मुझे नौकरी में, तो अपना चल रहा है। बट इंस्टीट्यूट को समझो खुद को प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो हमेशा वो अपनी तरफ से बैकअप के रूप में कुछ ना कुछ मटेरियल देते हैं। तो वो उस हिसाब की चीज़ है। कि चाहे वो देख सकते हैं, पर मैं तो हूँ और अपना ये मटेरियल उससे भी एडवांस लेवल का मैंने बनाया ही है, आप इसे देख सकते हैं। तो इफ यू आर लुकिंग एट माय इकोनॉमी नोट्स, तो वो सब देखने की जरूरत नहीं है। सेम एडवाइस फॉर अदर सब्जेक्ट्स। कुछ स्टूडेंट्स का कि स्टक एंड वॉइस ब्रेक हो रहा है, प्रोबेबली आप अपना इंटरनेट चेक करें। कुछ विद्यार्थियों के साथ 2029 के लिए आप टिप्स दीजिए। देखिए 2029 के लिए तो मैं तो यही कहूँगा, अभी आप अपने स्कूल पे फोकस करो, बेस्ट अपना रिजल्ट आए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके, दोस थिंग्स शुड बी प्रायोरिटी। उस ज़माने तक हो सकता है एग्जाम में ऐसा कुछ नया बदलाव आ जाए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया जाए या कुछ और चीज़ आए। आपको सब पढ़ना शुरू किया तो आप पढ़िए, बट मुझे कोई मतलब इतना दूर का अगर मैं भविष्य देख सकता तो मैं शेयर बाजार में पैसे लगा के मालामाल हो गया होता, तो बोलना मुश्किल है अभी से। हैंडआउट्स का मैंने आपको बताया। 2000 प्रीलिम के लिए और कुछ सजेस्ट किए मेरे स्पेशल क्लास आप देख लीजिए, उसमें सारी रणनीति और सब कुछ पता है, मतलब फ्री क्लासेस वाले टैब में जाइए, और उसमें जो भी सीक्रेट टिप्स वगैरह जो देनी थी वो फ्री क्लास जो हुआ। हुँ। जिनको कोई डाउट नहीं हो जा सकते, और नए-नए आप डाउट ना पूछे, गूगल फॉर्म से पूछ लेना, जो एक्जिस्टिंग पढ़े मैं उतने ही निपटा पाऊँगा, कोई 10 मिनट के अंदर एक लिमिट होती है। अब चिंता ना लें, सबके डाउट सॉल्व करता हूँ गूगल फॉर्म से। तो अभी कुछ टाइम बचा है, सो आई एम ट्राइंग टू फिनिश फ्यू थिंग्स। जिनका ये प्रश्न है प्रीलिम्स में क्या नया करें, या ऑलरेडी हम कुछ पढ़ चुके हैं, तो रिपीटर के रूप में पॉलिश क्या करना है, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, फ्री क्लासेस, उसमें ये जो विन 25 और उसमें भी ये 6 दिन पहले जो मैंने पहला क्लास लिया था, उसके लास्ट 10 मिनट में मैंने बताया कि क्या-क्या और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं आप, तो आप आराम से देखना। एक मिनट, मैं बीच में डाउट लूँगा तो वो बीच में स्लाइड ऐड करता है, इसलिए मुझे लास्ट स्लाइड में जाके वो करना पड़ेगा। दीपान जी, मुझे बुक्स नहीं मिले पुराने सब्सक्रिप्शन में। देखिए आप ये जो गूगल फॉर्म है मेरा, उसमें आप फिर से मुझे वो यही मैसेज छाप देना, ताकि आपका ईमेल आईडी मुझे दिखेगा, तो फिर मैं आगे भेज सकता हूँ। इधर वो आपका ईमेल आईडी मुझे नहीं दिखाता है। हैंडआउट्स मैंने आपको बता दिए। बेन वेदिका का प्रश्न है कि एथिक्स के लिए कुछ सोर्स बताएँ। देखिए एथिक्स में जो कोर्सेज़ चलते हैं, जस्ट अ मिनट। हुँ, कोई भी एक्स सब्जेक्ट के लिए मुझे कोर्स बताइए, तो अनअकैडमी इज़ लाइक नेटफ्लिक्स, सारे कोर्सेज़ हैं। आपको ढूँढना है तो मतलब एक्स सब्जेक्ट वाई मीडियम में, कि सपोज़ मुझे एथिक्स ढूँढना है, तो जीएस में आएगा, जीएस के टीचर्स की लिस्ट आपको इधर मिल जाएगी, ये लिंक पे unacademy.com/content/gseducator, उसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में जो आपको टीचर्स दिखे आप उसमें जाओ। हर एक में आप ये ताक में ना रखना कि कभी-कभी लाइव दिखे मुझे, क्योंकि समझिए एथिक्स क्योंकि मेंस में आता है, और अभी ज़्यादातर लोग प्रीलिम की तैयारी पे फोकस होंगे, तो हो सकता है एथिक्स का कोई लाइव कोर्स अभी ना चल रहा हो। ऑफ कोर्स आपके सब्जेक्ट में वो लाइव चीज़ आएगी, पर वो कैसे कि प्रीलिम खत्म होने के बाद जून महीने के बाद लाइव क्लास आएँगी, पर आपको नहीं, अभी से मुझे खत्म करना है, कुछ स्टेट सर्विस एग्जाम में मुझे काम है, तो पुराने रिकॉर्डेड आप देख लेना। तो दिस इज़ द लिंक वेयर यू कैन चेक आउट ऑल द सब्जेक्ट वाइज़ टीचर unacademy.com/content/gseducator। भाई जीवन पुराने हैं, प्रिंट आउट नहीं, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपडेट पैक से विन 25 उतना ही आपको अगर मैक्सिमम प्रिंट भी निकालना है, monadottawadi/win25 पे जाके उतना ही एक्स्ट्रा डाउनलोड। ये ऐसी बात है, आपके पास आईफोन 14 है तो 15 नहीं लेना है, सिर्फ 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट्स डालने हैं। तो सेम फिलॉसफी अपनी चलती है, हर साल नए अपडेट्स आते रहते हैं, सिर्फ उतना ही आपको डाउनलोड करना है, वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपने अगर वो कोर्स भी पूरा किया तो फिर से देखने की भी जरूरत नहीं है, आप उसी को रिवाइज करो। देन संजना, प्रीलिम से पहले सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कब तक पूरा हो जाना चाहिए? अब कोशिश तो ऐसी होनी चाहिए कि 2 वीक 3 वीक पहले अपना सब काम खत्म हो जाए, और उस वक्त से रिवीजन बार-बार किया जाए, मॉक टेस्ट उसके देखे जाए। पर फिर भी गैप लेके चलो कि 2 या 3 वीक पहले मैं टारगेट रखूँ, इसलिए असल ज़िंदगी में तो समझो आखिरी रात तक अपना रिवीजन के वांदे ही होने हैं सबके। पर आप टारगेट लेके चलेंगे तो फिर कुछ काम होते रहेगा। बिकॉज़ वी आल्सो हैव टू मेक सम रूम फॉर कि मैं बीमार हो गया, घर में कोई परेशानी आ गई। तो इसलिए ऐसा कि अच्छा 2 वीक पहले मेरा सारा काम खत्म हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश है। ऑफ कोर्स वो चलते-चलते तो आखिरी रात आ ही जानी है, कुछ भी कर ले कोई। भाई प्रशांत, क्या स्टेट पीसीएस के लिए ये कोर्स कर सकते हैं? देखिए अब जैसे कि उत्तर प्रदेश का मैंने पेपर देखा, तो उसमें तो लगभग-लगभग सारा मज़ा आ जाए ऐसा यूपीएससी लेवल का पेपर था। तो ठीक है, पर अब बिहार में जाओ तो उल्टी वो धारा बह रही है कि वो एकदम फैक्चुअल और ट्रिवियल जनरल नॉलेज पूछे, ये डेटा, वो डेटा। तो उतना यूपीएससी में पूछने का रिवाज नहीं, तो जानबूझ के मैं हैंडआउट कैसे लोड नहीं करता, वरना वो उसको चक्कर आ जाए रिवीजन करने के लिए, जो असल में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो आपको अपनी कौन सी स्टेट की परीक्षा है? बुनियादी सिद्धांत तो सबको पढ़ना ही है कि मनी के फंक्शन क्या, यूपीआई क्या, बजट क्या, टैक्सेशन क्या, जीडीपी क्या, पर उसके बियॉन्ड वो क्या और कैसा पूछ रहे हैं, उस हिसाब से आपको कुछ और 20% तैयार करना पड़े खुद से। सो यस, फॉर स्टेट सर्विसेज यू कैन सी दिस कोर्स विद दिस कैविएट, मतलब ये शर्त के अधीन है। अभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए कोई टीचर बता दीजिए, जो मैंने आपको बताया, ये वाले पेज पे आप जाइए, स्लाइड 26 है, ऑप्शनल टीचर लिस्ट unacademy.com/content/optional educators, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से टीचर्स हैं। अगेन सेम थिंग, हो सकता है अभी लाइव क्लासेस ना चल रही हो, क्योंकि ज़्यादा जो ऑडियंस है वो प्रीलिम सेंट्रिक कोर्सेज देख रही होगी। तो पुराने रिकॉर्डेड से आप अपना चालू कर देना, अज्यूमिंग कि आप 2026 वगैरह की तैयारी करें। अगर आप 2025 की तैयारी करें तो मेरी सलाह अभी तो प्रीलिम फोकस ही हो जाओ, अब ऑप्शनल लेके आप बैठेंगे तो 3 महीने में उसका सब रिवीजन और उसमें कठिनाई आ जाएगी प्रीलिम्स के लिए। शशांक, इज दिस कोर्स इनफ फॉर स्टेट एग्जाम? अभी 1-2 मिनट पहले जो भाई का भी सिमिलर क्वेश्चन था, तो मैंने वो उन्हें बताया। सोफिया, शुड आई स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स फॉर 2026? ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर आप जितना जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे, निबंध के लिए, एथिक्स के लिए, आपकी वोकैबुलरी को, अलग-अलग केस स्टडी को डेवलप करने में मदद करता है। पर 20-30 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, और जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आप समझो अभी से आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं, तो
बेटर यू फोकस मेनली ऑन कि मुझे सब्जेक्ट पहले खत्म करने हैं। इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर्स इसके आस-पास चलते हैं। इन सब्जेक्ट को भी इतना जल्दी निपटाया जाए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर को एप्रिशिएट कर पाएँगे। लेकिन तब तक भी जितना समझ आए उतना तो पढ़ते रहना चाहिए टू इंप्रूव योर ग्रामर, वोकैबुलरी देश दुनिया की समझ के लिए। तो मित्रों यहाँ पर हम आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। जिनके क्वेश्चन में नहीं ले पाए तो भी कोई चिंता करनी है नहीं, क्योंकि मेरी जो गूगल फॉर्म सिस्टम है, हर एक के सवाल के जवाब मैं सॉल्व करता हूँ। आप गूगल फॉर्म से पूछ लेना, बुधवार को एक साथ में पीडीएफ फाइल बना के वो सब अपलोड करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट, लेट्स लाइक इट, सी यू टुमारो नाइट।